बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग, मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और हफ्ते का, क्योंकि आज पहला दिन है तो आपका जो दिन का आगाज़ है वो बड़ा ही ज़बरदस्त और एनर्जेटिक होना चाहिए, जो कि अक्सर लोगों का नहीं होता है। बिल्कुल ऐसी, और अक्सर हम ये बात करते भी हैं क्योंकि कोई नहीं सबके साथ होता है, इतनी परेशानी वाली बात कोई बात नहीं है, थोड़ी सुस्ती होती है दिमाग पे वैसे ही ऑफ के बाद से तो, लेकिन ये है कि अपने दिन का जो आगाज़ है वो थोड़ा फ्रेश माइंड के साथ एनर्जेटिक रहते हुए करें और एक मुंह पे स्माइल ज़रूर होनी चाहिए ताकि सारे लोग जो खुशी खुशी अपने काम जो आपको देखे ना वो भी कहे कि नहीं यार ये इतना खुश है तो मुझे भी खुश होकर काम करना चाहिए। खैर अच्छा, जैसे हम ये खुशी की बात कर रहे हैं या फिर इस तरह इसकी सेहत से भी बहुत ज़्यादा इसकी ना लिंक होता है, खुश रहने से ना आपकी सेहत भी अच्छी रहती है। लेकिन अब एक रिसर्च हुई है हमजा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, और उसमें ये रिसर्च हुई है कि जो ऑफिस का एनवायरनमेंट है उसमें जैसे बंद कमरे होते हैं, क्योंकि होता है ना इस तरह से, क्योंकि उसमें वहाँ पे हवादार कोई चीज़ नहीं होती, वेंटिलेशन का अमल कोई नहीं होता, कोई विंडो जिस तरह से नहीं रखी होती। लेकिन उन्होंने एक रिसर्च की है, 1 साल तक वो रिसर्च की गई, 300 लोगों को उसमें शामिल किया गया था। अच्छा। और 6 ममालिक हैं जिन्होंने हिस्सा लिया उस रिसर्च में, और फिर उस रिसर्च के अंदर उन्होंने ये जो है ना उसका नतीजा निकला कि जो ऑफिस में जब वेंटिलेशन नहीं रखी जाती है, इस तरह का इन्वायरमेंट नहीं रखा ताकि ताज़ा हवा अंदर दाखिल हो सके, तो ऐसे अफराद जो काम करते हैं वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं उसमें वो, और PM 2.5 अगर उसकी जब तादाद बढ़ जाती है। अच्छा। और उसकी तादाद गैर मामूली हद तक बढ़ने से ये होता है कि जो आपकी जहनी सलाहियत है वो सही तरह से काम नहीं करती, मुतासर हो रही होती है। तो उस एनवायरनमेंट के अंदर उन्होंने कहा कि टेस्ट लिया गया था लोगों को, उन लोगों का जो 40 लोगों को और 300 लोगों को शामिल किया गया। उसमें जब उन लोगों का टेस्ट लिया गया तो पता लगा कि उस दौरान जब वो टाइम वो जब बढ़ता है कार्बन डाइऑक्साइड या 2.5 PM बढ़ता है, तो उसमें जो है लोगों की जो सोचने की या काम करने की सलाहियत है वो ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं उसमें, और वो मुतासिर हो जाती है, बहुत बुरे तरीके से मुतासिर होती है। तो उन्होंने कहा कि ऑफिस के एनवायरनमेंट जो है उसमें ये करना चाहिए कि वेंटिलेशन जो है वो होनी चाहिए, ताज़ा हवा जो होगी तभी वो जो है आप लोगों का जो दिमाग है वो भी, आप कहते हैं ना कि फ्रेश एयर जो है वॉक करने से कितना फायदा होता है। बंद कमरे होते हैं और हम देख रहे हैं कि कोविड के दिनों में हम ज़्यादा वेंटिलेशन वैसे ही वो कहा गया था कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर रोशनदान है तो उनको खोल दिया जाए घरों के अंदर भी, वैसे भी तो ऑफिस में ये मामला होता है। और अब आपके साथ हमने एक और रिसर्च भी शेयर की थी जो इसके साथ लिंक होती है कि आप तकरीबन 3 घंटे बाद जब आपने काम कर लिया है, 3-3.5 घंटे बाद ज़रा वॉक के लिए उठा कीजिए और चहलकदमी ऑफिस वक्त में भी किया कीजिए और बाहर ज़रा निकल जाएं फ्रेश एयर में। तो बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, वेंटिलेशन का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। अब हम देखते हैं कि बिल्डिंग्स इस तरह की बन रही हैं कि कोई ख़ास ख्याल रखा नहीं जा रहा होता, और वो यही देखा जा रहा होता कि सेंट्रलाइज्ड AC जो है वो सिस्टम हो और उससे कोई मसाइल नहीं हो रहे होते। लेकिन जो नई रिसर्चेज आ रही हैं उनमें भी यही बात है कि जो ताज़ा हवा है, ये चीज़ नोट की जा रही है कि लोगों को जब लोग ऑफिस वर्क कर रहे हैं तो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। जो डिप्रेशन क्यों हो रहा होता है, चीज़ों को वो उन्होंने अब रिसर्च कर रहे हैं तो पता लग रहा है दिमागी और जहनी सलाहियत जो है बड़े बुरे तरीके से मुतासर होती है इन चीज़ों की वजह से। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें जी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस पर ख्याल भी रखना चाहिए। जबकि बिल्डिंग बन रही हो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। जब NOC मिल रहे होते हैं उस वक्त भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर नज़र होनी चाहिए कि क्या वेंटिलेशन का कोई मौसर निज़ाम है या नहीं है, क्योंकि जो अंदर लोग रह रहे होते हैं, ख़ासतौर पर हम दफातर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर काम करने वाले अमले की जो सेहत है उस पर बुरे असरात मुरतब हो रहे होते हैं। हम अभी बात करेंगे कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से। एक और अहम पेशरफ्त है, अहम कामयाबी है, और अब 15 साल तक के जो नौजवान जवान हैं उनको भी वैक्सीन लगाई जाएगी और फाइजर वैक्सीन लगाने का अमल आज से शुरू हो जाएगा, यानी कि 15 से 17 साल के लिए भी अब इजाज़त मिल चुकी है और वैक्सीन भी लगेगी। अच्छा, हुकूमत ने अब ये एक अच्छा इकदाम किया है, और इसके साथ साथ अगर जिससे बात की गई है कि वैक्सीन के लिए उम्र की हद अब कम करिए 15 साल मुकर्रर कर दी गई है। NCOC के मुताबिक 15 से 17 साल तक की उम्र के अफराद को आज से बाकायदा वैक्सीन लगाने का अमल भी शुरू किया जा रहा है, और इन अफराद को फाइजर वैक्सीन जो है उन्होंने कहा कि वो मुफ्त लगाई जाएगी। हाँ बिल्कुल, और वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो लाजमी होगा। अब वो रजिस्ट्रेशन किस तरीके से हो रही होगी और क्या तरीकाकार होगा, क्या स्कूल्स में भी जो है मोबाइल वैक्सीनेशन होगी, इस हवाले से भी हमने बात करनी है। साथ ही NCOC के सरबराह असद उमर साहब ने ये भी बताया कि इस्लामाबाद में 50% आबादी की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो गई है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि वफाकी दारुल हुकूमत की 71% आबादी को
जिनको पहली डोज लगा दी गई है और इस्लामाबाद निस्फ आबादी की वैक्सीनेशन मुकम्मल करने वाला मुल्क का पहला शहर बन गया। बिल्कुल। और दूसरी जानब हमजा, पंजाब में कोरोना वैक्सीन की जो गलत डेटा एंट्री है ना, उसको रोकने के लिए NCOC ने कोड सिस्टम मुतारिफ करा दी है। ये कोड सिस्टम क्या है, इस बारे में आपको बताएंगे। और महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक कंप्यूटर ऑपरेटर कोड के बगैर वैक्सीन डेटा की एंट्री अब नहीं की जा कई लोग ये शिकायत आ रही थी ना, बगैर वैक्सीन लगवाए डेटा एंट्री करवा रहे थे और चंद रुपयों के एवज जो है गलत मालूमात सिस्टम में आ रही थी, जिसे रोकने के लिए ये कोड सिस्टम शुरू किया गया। इन अहम पहलुओं पर गुफ्तगू करनी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी से डॉक्टर नौशीन अहमद साहिबा। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो 15 साल तक के जो नौजवान हैं उनकी भी वैक्सीनेशन का आज से आगाज़ हो रहा है। उनको सिर्फ वैक्सीन जो है वो फाइजर वाली लगाई जाएगी? जी बिल्कुल। इस वक्त देखिए दुनिया में जिन वैक्सीन का अप्रूवल मिला है बच्चों में जो भी 12 साल से ऊपर के, वो ये फाइजर का और मॉडर्ना का अप्रूवल मिला है। इनके क्लिनिकल ट्रायल्स का डाटा जो है वो इशू हो गया हुआ है और ये दोनों वैक्सीन जो है ये अप्रूव हुई है इस एज ग्रुप के लिए। तो इसलिए पाकिस्तान में जो है वो फाइजर इस्तेमाल की जाएगी इन बच्चों के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, फाइजर की बात आप कर रही हैं कि अब इन लोगों के बच्चों को जो है इस्तेमाल में लाई जाएगी, इसकी अवेलेबिलिटी इस टाइम पाकिस्तान में है? जी बिल्कुल। फाइजर जो है वो इस वक्त वाफिर मिकदार में यहाँ मौजूद है और आने वाले दिनों में मज़ीद फाइजर जो है वो पाइपलाइन में है। उसकी कंसाइनमेंट्स वक्तन जो है वो पाकिस्तान पहुँचती रहेंगी। हमारे परचेज एग्रीमेंट्स भी इसके साथ हुए हुए हैं और कोवैक्स का जो प्लेटफॉर्म है उसके जरिए भी हमें फाइजर वैक्सीन मिलती रहेगी। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, शिनाख्ती कार्ड तो होता नहीं बच्चों का जो 15 से 17 साल की उम्र के होते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होगा? देखिए जी, बे फॉर्म होते हैं, उनको एक नंबर इशू हुआ होता है जो उनकी फैमिली आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, तो वो नंबर यूज किया जाएगा। बे फॉर्म तो पैदाइश के टाइम पे ही बन जाता है, तो वो उसका फैमिली आइडेंटिफिकेशन नंबर उसके ऊपर मौजूद होता है बे फॉर्म पे। सही है। वो वाली उनकी आइडेंटिफिकेशन यूज की जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही थी कि गलत जो है वो डेटा एंट्री हो रही है, तो इस किस्म की एंट्री के लिए अब उन्होंने कहा है कि कोड इस्तेमाल किया जाएगा। ये कोड का क्या प्रोसेस होगा, इस सिस्टम किस तरह से काम करेगा, उस बारे में बताइएगा ज़रा। जी देखिए, ये हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स ऐसी आई थी कि लोगों की डबल वैक्सीनेशन हो गई है और उनको फिर भी सिंगल वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट इशू हो रहा था, या फिर ये था कि वैक्सीन उनको अगर साइनोवैक लगी है तो सर्टिफिकेट साइनोफार्म का आ रहा था जी। और कुछ रिपोर्ट्स भी जैसा कि आपने खुद जिक्र किया है कि लोग आते थे अपने आप को रजिस्टर करवाते थे मगर फिर वैक्सीन नहीं लगवाते थे और वो एक काउंटर पे रजिस्टर करा के तो फिर वो बाहर निकल जाते थे। तो ये सारी कंप्लेंट्स जो थी वो NCOC के पास थी और उन्होंने फिर इसको फुल प्रूफ करने के लिए, और कई जगह पे ये भी था कि डाटा एंट्री लेट हो रही थी, फौरी तौर पे नहीं हो रही थी, वो लेट हो जाती थी, इसकी वजह से अपडेटेड नहीं होता था सिस्टम सारा। तो इसका फिर ये IT एक्सपर्ट्स वगैरह से मशवरा किया गया और फिर उन्होंने जो वे आउट इसका बताया है वो यही था कि इस तरह से जो कोड का सिस्टम है और इसके थ्रू जो उन्होंने एक इसको बस फुल प्रूफ बनाने के लिए सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है कि जो कमी आई और जिस किस्म की कंप्लेंट्स आती नहीं है हमें, क्योंकि ज़ाहिर है अब आपने देखा है कि पिछले दिनों एक दिन में 15-15 लाख वैक्सीनेशन हुई हैं, तो इतना डाटा जो है वो सिस्टम करना ये काफ़ी टफ जॉब था और इसमें ज़ाहिर है थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही थी हमें, तो उसको स्पीड अप करने के लिए और उसके अंदर कोई भी फ्लॉज जो है उनको दूर करने के लिए ये IT के सिस्टम जो है ये इंट्रोड्यूस किए गए। ठीक है डॉक्टर साहब, एक अहम चीज़ इस्लामाबाद के हवाले से बड़ी कामयाबी है जो असद उमर साहब ने बताया कि 50% आबादी जो है पहला शहर बन गया इस्लामाबाद जिनको वैक्सीनेट कर लिया गया, 71% का बताया जिनको पहली डोज लगा दी गई है। कितनी बड़ी कामयाबी है। और दीगर शहरों के हवाले से आप क्या कहेंगी? बड़े शहर हैं, कराची की बात कर ली जाए, लाहौर की बात कर ली जाए, इसमें फिर हमें वैक्सीनेशन कितनी तेज़ करनी होगी? जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इस्लामाबाद में ये कंपैरेटिवली इजी था क्योंकि इस्लामाबाद की एक लिमिटेड पॉपुलेशन जी कि लाहौर हो गया, कराची हो गया, दूसरे पॉपुलेशन करोड़ों में है, इस्लामाबाद की कुछ लाख में थी। तो बहरहाल ये कि इस्लामाबाद में बहुत मेहनत हुई है, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने बहुत एफर्ट किया है, मोबाइल वैक्सीनेशन उनकी बहुत कामयाब रही है, डोर टू डोर मोबाइल वैन्स हैं, उन्होंने वहाँ लोगों के डोर स्टेप पे जाके उनको लगाया। तकरीबन 30% के करीब जो वैक्सीनेशन डेली होती थी उनमें से 30% जो है वो मोबाइल वैक्सीनेशन और जो मोबाइल वैन्स थी उनके थ्रू हो रही थी। तो इसलिए हर तरीका इस्तेमाल किया गया। स्कूल्स में भी वहाँ पर जाके सेंटर्स खोले गए काउंसिल्स के अंदर और वहाँ पर फिर लोकल आबादियों को वहाँ पर बुलाया जाता था, जहाँ पर नहीं लोग आते थे या थोड़ा दूर दराज का था वहाँ पर मोबाइल वैन्स भेजी जाती थी
तो ये तमाम इक़दामात जो हैं ये काफ़ी इनसे फ़ायदा हुआ है और ज़्यादा। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब इसमें एक अहम चीज़ है, क्या ये मरदमशुमारी के मुताबिक जो आबादी है उसको देखते हुए बताया गया कि ये नंबर हैं कि 50% से ज़ायद जो हैं वो वैक्सीनेट हो गए हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग नौकरियों की गरज से इस्लामाबाद में मुकीम हैं, तो उनको तो इसमें शामिल नहीं किया गया? देखिए जी, वो वैक्सीन तो फिर उन लोगों ने भी लगवाई है, मगर ये जो नादरा का डाटा है हमारे पास, उसमें जितने नादरा के अंदर इस्लामाबाद के ID कार्ड्स हैं, उनके हिसाब से ये कैलकुलेशन की गई है। ये जो नादरा का डाटा हमारे पास है इस्लामाबाद की पॉपुलेशन का, उसके मुताबिक ये आपको फिगर्स इशू किए गए। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और अहम चीज़ है वो भी हमें बता दीजिएगा कि अभी हम देख रहे हैं कि पाबंदियां जो हैं वो लगाने की बात मज़ीद भी हो रही थी, अभी भी जो है कुछ सख्त ही पाबंदियां हैं, क्या आप अभी भी नहीं देख रही हैं? डेटा जो आप लोगों के साथ शेयर हो रहा है, आप लोगों के सामने आता है, आप एनालाइज करते हैं कि ये लहर जो है इसमें कुछ कमी आ रही है या फिर ख़दशा मौजूद है कि यहाँ से फिर एक दफ़ा सर जा सकती है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो डाटा है उसके मुताबिक एक आप ये कह सकते हैं कि एक स्टेबिलिटी, एक प्लेटू है। ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से इजाफा नहीं हो रहा, मगर कमी भी नहीं हो रही केसेस के अंदर, और की वजह से ये कि एक्टिव केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इस वक्त हॉस्पिटल के सिस्टम्स पे बहुत बर्डन है। ऑक्सीजन जो है वो बिल्कुल हमारी अब उसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। ठीक है, इसलिए ये जब क्रिटिकल केयर जो हमारे पेशेंट्स होते हैं उनका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और इस वक्त ज़रूरत इस चीज़ की है कि इसके ऊपर फौरी तौर पे जो है वो रोकथाम की जाए, नहीं तो अगर मज़ीद केसेस में, जिस तरह से मैंने आपको बताया प्लेटो है, अगर इसके अंदर इजाफा तो सिस्टम बर्दाश्त शायद ना कर सके। इसीलिए पाबंदियां जो है वो एक्सटेंड की गई हैं। स्कूल्स की भी जो है वो 1 हफ्ते के लिए मजीद एक्सटेंशन की गई है स्कूल बंद करने में, और आउटडोर डाइनिंग वगैरह जो है उसके ऊपर भी पाबंदियां की गई, और इस तरह की दीगर पाबंदियां जो है उनके लिए टाइम थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है 15 सितंबर तक का, मगर उसके दोबारा से रिव्यू होगा और ये मजीद भी बढ़ सकती है अगर हमें कोई ठीक है, ये मज़ीद भी बढ़ सकती हैं, एनालाइज किया जाएगा और ये इम्कानात मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर नौशीन अहमद साहिबा, सूर्य पाकिस्तान से आप बात कर रही थी। और गवर्नमेंट जो चीज़ देख रही है, जो NCOC की जानिब से मामला देखे जा रहे हैं, उसमें यही है कि कमी नहीं आ रही है। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी से केसेस बढ़ नहीं रहे हैं तो कमी भी नहीं आ रही है, जो कि तशवीशनाक बात है। आमतौर पर हमने पहली जो लहरें देखी हैं कोविड की, उसमें हमने देखा कि एक दफ़ा केसेस बढ़ते थे, फिर जब कंट्रोल करने की कोशिश होती थी या ज़्यादा सख्तियाँ की जाती थी तो वो बड़ी जल्दी नीचे आ जाती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा। ऐसी नहीं है, जो कि बड़ी, तो फिर हमें क्या करना है? अब हमें ये करना है कि एहतियात अभी भी हमें करनी है, मास्क लगवाना है, और सबसे पहले आप लोग अपने आप को जाके वैक्सीनेट कराएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक वैक्सीन हम नहीं अपने आप को लगवाएंगे तब तक जो है ये जो इसकी से कमी नहीं आ रही है वो नहीं रहेगी। हमें ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेट खुद को करवाना है, और वैक्सीनेशन के बाद भी हमने SOPs का ख्याल रखना है। ये नहीं कहना कि मैं तो वैक्सीनेटेड हूँ अब तो कुछ नहीं होगा, अब तो बेहतरीन काम है, ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं करना है। आपने फिर भी ख्याल रखना है। आगे बढ़ेंगे, बहुत अहम दिन था कल, और किस हवाले से था आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत का मकरू चेहरा दुनिया को दिखाया, और पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय जंगी जराइम का डोजियर जारी कर दिया। बिल्कुल, 131 सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेज़ात में भारतीय फोर्सेस के मज़ालिम के नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं, जबकि केमिकल हथियार के इस्तेमाल और इज्तिमाई कब्रों के सबूत भी डोजियर में मौजूद हैं, और डोजियर में ख़वातीन और बच्चों पर तशद्दुद, काबिज़ फ़ौज के तशद्दुद और जाली मुकाबलों के शवाहिद भी शामिल किए गए। और डोजियर में अगर बात की जाए, भारतीय और आलमी इदारों के हवाले भी शामिल किए गए हैं, और इस हवाले से इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे थे कि मुस्लिम इलाके को अक़लियत बनाया जा रहा है। भारत के 9 लाख फौजी मकबूजा कश्मीर पर मुसल्लत हैं, आज़ाद मुबसरीन को मकबूजा वादी में जाने की इजाज़त नहीं है, और हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। वज़ीर ख़ारजा ने क्या कहा, आपको वो सुनाते हैं। 31 सफ़ों पर मुहित है, इसके 3 चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर जो है उसमें तज़करा है जो वॉर क्राइम्स हैं जो हिंदुस्तान की अफवाज वहाँ कमिट कर रही हैं, और जेनोसाइडल एक्ट्स जो हैं। इसके दूसरे चैप्टर में जिक्र किया गया है कि किस तरह इनकी हरकतों से, इनकी पॉलिसी से कश्मीरी नाला हुए हैं। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का तज़करा है, और इस एक और चैप्टर जो तीसरा चैप्टर है उसमें जो सलामती काउंसिल की करारदादें हैं
जो रूह है सारे मसले का, उनको किस तरह पामाल किया जा रहा है। डेमोग्राफिक रिस्ट्रक्चरिंग की उनकी मजमून कोशिश है कि एक मुस्लिम अक्सरियत इलाके को अक़लियत में तब्दील करना, इसमें इसका जिक्र है। इसमें जो हवाले दिए गए हैं 113 हवाले हैं, 26 तो ऐसे हैं जिनका ताल्लुक इंटरनेशनल मीडिया की असेसमेंट्स हैं और उनकी अपनी रिपोर्टिंग है। फिर 41 हवाले ऐसे हैं जिनकी सोर्स इंडियन है। 32 हवाले ऐसे हैं जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से जिनका ताल्लुक है। पाकिस्तान के जो हवाले हैं वो सिर्फ 14 हैं। अब इसमें 15 ऑडियो इंटरसेप्ट्स हैं ऑफ द इंडियन ऑक्यूपेशन फोर्सेस, उनकी गुफ्तगू है, और 10 के करीब क्लिप्स हैं वीडियो। 3432 केसेस हैं ऑफ वॉर क्राइम्स। 1128 उन लोगों की निशानदेही की गई है जो इन वॉर क्राइम्स को मुरत्तब करने में डायरेक्टली मुलव्विस हैं। इसमें एक मेजर जनरल, कम से कम 5 ब्रिगेडियर्स हैं, 4 आईजीज हैं, 7 डीआईजीज हैं, 131 कर्नल्स हैं, 188 के करीब मेजर्स और कैप्टन्स हैं। 118 यूनिट्स का तस्करा किया गया है जो इन इंसानी हकूक को पामाल करने में डायरेक्टली खुद मुलव्विस रहे हैं। जी, तो वज़ीर ख़ारिजा की गुफ्तगू अपने मुलाहिज़ा की सारे मामले पर बात करेंगे। दिफाई तज्ज़िया का लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान हम देखें तो गुज़श्ता कई दहाइयों से दुनिया भर में कश्मीरियों का मुकदमा लड़ रहा है और मकबूजा कश्मीर में अगर बात करें इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से ये पहला डोजियर भी नहीं है। इन काविशों का कश्मीर कॉज पर आप क्या मुस्बत असर पड़ता हुआ देख रहे हैं, और जो भारत का मकरू चेहरा पाकिस्तान बेनकाब करने की कोशिश कर रहा है उसमें कितना फ़ायदा मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब भी आप एक डोजियर तैयार करते हैं और उसमें बड़े अच्छे शवाहिद हों और उसके साथ साथ आप वजाहतें भी सारी दे दें जी, तो असर तो उसका पड़ता है। दुनिया बहुत कुछ पहले भी जानती है, लेकिन जब आप डोजियर देते हैं तो उनको इस चीज का अंदाजा हो जाता है कि सबूत भी मौजूद हैं। जो कुछ हम जानते हैं वो पाकिस्तान भी जानता है और सबूत भी हैं पाकिस्तान के पास। लेकिन चूंकि दुनिया की यानी आलमी कुव्वतों की सियासत जो है वो मुनाफिकत पे मबनी है, अपने मफादात पे मबनी है, तो वो फौरी तौर पे कोई उनकी तरफ से रिएक्शन नहीं आता। भारत के साथ मफादात वाबस्ता है, इस वजह से वो शायद कोई उनके खिलाफ एक्शन करना ना चाहें। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं होता कि आपने अपना स्टांस नहीं बताना, आपने अपना मौक़िफ़ देना नहीं है दुनिया को, वो देना चाहिए। नतीजा ये कि इसके 2 एस्पेक्ट हो सकते हैं। एक तो ये कि अगर आज दुनिया की तरफ से रिएक्शन नहीं तो हो सकता है कि कुछ अरसे बाद हो, क्योंकि हम तो उनको बेनकाब करते जाएंगे भारत को मुख्तलिफ चीजों। और अगर आज असर नहीं होता, कल नहीं होता, तो हमें कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कोशिश करना हमारा फर्ज है और ये कोशिश करना कश्मीरियों का हक भी है हमारे। सही है, तो इसलिए हमें उनको बेनकाब करते रहना चाहिए और किसी न किसी वक्त तो इंशाअल्लाह इसके नताइज होंगे और वो नताइज जो है वो भारत को भुगतने पड़ेंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि बड़ी अच्छी कोशिश थी पाकिस्तान की तरफ से, ऐसी कोशिशें जारी रहनी चाहिए। जनरल साहब, जेनेवा कन्वेंशन के तहत गैर कानूनी इल्हाक शुदा इलाके की जोग्राफियाई हैसियत को तब्दील करना जंगी जराइम के मुतरादिफ है। इसके बावजूद हम देखते हैं कि भारत मकबूजा कश्मीर में आबादी के तनासुब को तब्दील कर रहा है, लेकिन कोई नोटिस नहीं ले रहा है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस बचती हैं? देखिए ये तो एक कानूनी मसला था। भारत ने कानून को वायलेट किया हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा में जो कवानीन हैं उसके तहत एक मुतनाज़ा इलाके में आप आबादी का तनासब बदल नहीं सकते। तो आप हमें, हमारे वकला मौजूद हैं जो इंटरनेशनल लॉ जानते हैं, उनको चाहिए कि इसको देखें और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएं, जो कि आपके पास शवाहिद मौजूद हैं, भारत की तरफ से सब कुछ मौजूद है दिया हुआ। और अगर कानून की वायलेशन है तो बिल्कुल फिर कानूनी रास्ता भी इख्तियार करना चाहिए, तो उसका भी जायजा जरूर लेना चाहिए। उसके साथ साथ बाकी इंसानी जो बस में जो कुछ भी है, यूनाइटेड नेशन में आप जाएं, अक़वाम मुत्तहिदा में अक़वाम आलम को इस बारे में बताएं, ताकि अक़वाम आलम को ये पता जरूर लगे कि भारत एक जुर्म का इर्तिकाब कर रहा है, एक कानून तोड़ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ कानूनी रास्ता भी अडॉप्ट करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि अगर हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएं
तो फैसला भारत ठीक के है। खिलाफ जन साहब बताइएगा, एक अहम मामला है, भारत की तरफ से आज़ाद इदारों के रहनुमाओं और इंसानी हकूक़ के समाजी कारकुनों की बात की जाए, उनको मकबूजा कश्मीर में जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। वजह क्या है? मतलब बड़ी आलमी ताकतें आज तक भारत को कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत के बावजूद कोई सख्त पैगाम देने में नाकाम क्यों रही हैं? क्या लॉबी अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है भारत की? देखिए, इसमें भी हमने कोशिशें की बहुत। आप देखिए कि हमने एक बड़ा अच्छा कदम उठाया था कि हमने इंसानी हकूक की तंजीमों को कहा कि जी आप पाकिस्तान को अगर विजिट करना चाहते तो कर ले, तो आज़ाद कश्मीर का दौरा उनको करवाया। अब ये चीज़ थी कि आपको एक कैंपेन के तौर पे, एक मुहिम के तौर पे आपको एक अपना नैरेटिव आगे लेके बढ़ना चाहिए था कि जब आपके यहाँ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं है, जिस तरह के पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर में नहीं है, तो किसी को कोई छुपाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ खुला है, जो जाए जाके देख ले। लेकिन जहां छुपाया जा रहा है, इजाजत नहीं दी जा रही, वहां आप ये समझे कि जो कुछ भी इल्जामात हैं वो दुरुस्त है। जो यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट तैयार की वो भी दुरुस्त है। उसको जाके वेरीफाई करना भी मैं समझता हूँ कि अब उसकी जरूरत नहीं रही, क्योंकि अगर वेरिफिकेशन में कोई भी भारत का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित होने के चांसेस होते तो भारत कहता है जी आए आके वेरीफाई कर लें। लिहाजा हमें वो स्टांस लेके आगे चलना चाहिए था। यूनाइटेड नेशन भी इधर उधर, लेकिन वो ये है कि हम डोजियर पेश कर देते हैं, उसके बाद फिर हम खामोश हो जाते हैं, हम वो मेहनत नहीं करते उस पर जो करनी चाहिए, जिससे कि आपकी मेहनत जो आपने डोजियर पे की है वो आपको कोई नतीजा दे। असल काम नतीजा हासिल करना है, उसके लिए कोशिश होनी चाहिए। जनरल साहब, डोजियर में मकबूजा कश्मीर में भारतीय जंगी जराइम के 3432 केसेस का तस्करा भी किया गया और 1128 उन लोगों की निशानदेही की गई है जिन्होंने जंगी जराइम मुरतब करने में मुलव्वस थे। जो कि ऐसे में आप क्या समझते हैं, आलमी इंसानी हकूक़ के इदारों का लाएहमल क्या होना चाहिए? देखिए, इंसानी हकूक के जो ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्होंने मुख्तलिफ शवाहिद जमा करके गवाहों से पूछ के तो उन्होंने अपने तौर पे रिपोर्ट मुरतब कर दी। अब ये रिपोर्ट मुरतब करने के बाद तो नतीजा खेज हमने करना है। मेरा ख्याल है कि ये भी एक कानूनी मसला है, हमें जाना चाहिए आलमी अदालत इंसाफ में। ये चीजें जो है इनको मुख्तलिफ पहलू से देखना चाहिए और पाकिस्तान के पास में जो कुछ भी हो वो हमें करना चाहिए, छोड़ देने से तो। जैसा बहुत शुक्रिया आपका। सबसूरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और पाकिस्तान ने तमाम सबूत एक बार फिर दुनिया के सामने रखे हैं। जो डोजियर पेश किया गया बड़ा वाज़ेह है इसके अंदर, और भारतीय मकरू चेहरा जो है वो बेनकाब किया गया। पाकिस्तान पहले भी डोजियर पेश कर चुका है और आलमी ताकतों की अगर हम इकरा बात कर लें तो मुख्तलिफ मफादात ज़रूर होते हैं, लेकिन उनको अब ये अंडरस्टैंडिंग ज़रूर है कि पाकिस्तान के पास तमाम तर सबूत भी मौजूद है जिनकी बातें पाकिस्तान कर रहे हैं। अब इसके ऊपर आलमी बरादरी को कोई सख्त नोटिस लेना चाहिए होगा, क्योंकि जिस तरह से सूरत हाल मकबूजा कश्मीर की है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सबसे सवेरे पाकिस्तान। हम बात करेंगे यकसा निसाब तालीम के हवाले से। अभी तक उसमें कुछ ना कुछ क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह से मुल्क में यकसा निसाब तालीम राइज करने का जो वादा किया था वो तो अपनी सोच और बसात के मुताबिक पूरा कर ही रहे हैं। पहले मरहले में प्राइमरी तक यकसा जो तालीम है, निसाब तालीम, वो उन्होंने कहा कि वो होगा, सिंगल नेशनल करिकुलम जो है प्राइमरी क्लास तक होगा। इसके बाद जो है अगले मराहिल तय होंगे। खैर, अब एक नई बहस छिड़ गई है और यकसा निसाब तालीम की गरज से सूबों के टेक्स्ट बुक बोर्ड्स ने जो किताबें शाया की हैं, हमारे माशरे का सेकुलर और लिबरल तबका उनमें से बाज़ कुतुब के सरे वरक को बुनियाद बनाकर एतराज़ात की एक बौछाड़ कर रहे हैं। हम मुख्तलिफ वीडियोज़ देख रहे हैं, मुख्तलिफ पोस्ट देख रहे हैं, और जब पहल आपके सामने कोई ऐसी चीज़ आती है तो आपको लगता है कि शायद हाँ किसी न किसी हद तक बात दुरुस्त है, क्योंकि वो तस्वीर का एक रुख दिखाया जाता है। जब मेरे सामने भी या इकरा के सामने भी ऐसी चीज़ें आई तो हमने भी देखा कि अच्छा अगर ये 2-3 पॉइंट्स हैं इनको ले लिया जाए तो शायद ये बात दुरुस्त होगी। लेकिन हमारा एक मसला है बहैसियत कौम, हम कोई चीज़ सामने आ जाती है तो उसको वेरीफाई करने की तरफ तो जाते ही नहीं है ना। हम कहते हैं जो चीज़ हो गई है, जो हमारे सामने आ गई है, शायद वही दुरुस्त है। तस्वीर का दूसरा रुख देखना हम पसंद नहीं कर रहे होते हैं। मुख्तलिफ तस्वीर
आप जानते हैं कि जो आई के जिसके अंदर एतराज़ात हो रहे हैं, अगर हम 5वें ग्रेड की इंग्लिश की किताब के सर वरक की बात करें, उस पर एतराज़ किया गया है कि उसमें मर्द यानी बाप और बेटा सोफ़े पर बैठे हैं, ख़वातीन यानी माँ और बेटी ज़मीन पर बैठी हुई हैं। कहा गया देखें मर्दों ने मगरबी लिबास पहन रखा है लेकिन इसके बावजूद इनकी जहनीत नहीं बदली और उन्होंने औरतों को नीचे बिठाया हुआ है कि ये मतलब बच्चों की या ख़ासतौर पर बच्चियों की जहन साजी दुरुस्त तरीके से नहीं होगी, इस चीज़ को टारगेट किया गया कि ये तो पहले से सिखाया गया कि आपने नीचे, आप निचला तबका हैं और वो जो हैं वो आपके ऊपर हाकिम है शायद। बिल्कुल ऐसे हमजा। और एक और एतराज़ ये भी आया कि आखिर घर में बैठी हुई उन माँ बेटी ने स्कार्फ क्यों पहन रखा है। इन एतराज़ात का जवाब मुख्तलिफ सोशल मीडिया सारिफिन की जानिब से तो दिया जा रहा है, लेकिन क्या ये एतराज़ात दुरुस्त हैं या एक मखसूस तबका जानबूझकर गैर ज़रूरी बातों को हवा दे रहा है, ये जानने की आज हम कोशिश करेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर ना बड़ी अहम चीज़ें हैं। हमारे साथ माहिर तालीम डॉक्टर मरियम चुगताई साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहिबा। जब हम इस अहम पहलू पर बात कर रहे हैं, बड़ी मेहनत से करिकुलम बनता है, ठीक है, उसके अंदर कोताहियाँ भी हो जाती हैं जिनको आप साथ साथ दुरुस्त करते चले जाते हैं, और ऐसी तनकीद होनी चाहिए जिससे बच्चों का भी फ़ायदा हो और मुआशरे में भी कुछ बेहतर बदलाव आए। जो अभी वाली तनकीद हो रही है, स्काफ वाली तनकीद हो रही है, मर्द ऊपर बैठे हैं, माँ या बेटी नीचे बैठे हैं, आप इस तनकीद को कैसे ले रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये बात कही जाती है कि आधा सच भी झूठ होता है और यहाँ पर इसी तरह बातें फैलाई जा रही हैं। वालिदैन पहले से ही बहुत परेशान हैं। अभी कोरोना की वजह से भी स्कूल कभी बंद हो रहे हैं, कभी खुल रहे हैं, तो उसमें इस तरह की अफवाहें फैलाना एक नहायत गैर जिम्मेदाराना अमल है। क्योंकि जब आप बाकी दरसी कुतब को देखें जो आपकी मॉडल टेक्स्ट बुक का पूरा सेट है, या उन्हीं किताबों को देखें जिनकी बिना पर आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, बैनुल अक़वामी सतह पर लिखे जा रहे हैं कि पाकिस्तान में निसाब ऐसा लेकर आए हैं जिसमें ख़वातीन को किसी तरह से कमतर दिखाया गया है, उन्हीं किताबों में बेशतर ऐसी मिसालें हैं जहाँ पर औरतों का पेशा वराना भी और घर के अंदर भी बहुत अहम किरदार मुआशरे में दिखाया गया है। उनको बतौर पायलट, बतौर क्रिकेटर, लड़कों और लड़कियों को स्पोर्ट्स खेलते हुए दिखाया गया है। और ये जो हिजाब की बात है, जैसे आपने कहा कि हर काम में बेहतरी की गुंजाइश होती है, लेकिन ये निसाब जो बना है ये पाकिस्तान के ये मॉडल टेक्स्ट बुक्स बेशतर इलाकों में जानी है। जी, exactly. और ये बात दुरुस्त है कि बच्चियां घर में बैठी वालिदैन के सामने तो और ख़ासतौर पर छोटी उम्र की बच्चियां वो तो हिजाब नहीं करती, तो ये एक काविश है जिसमें हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं और लोगों का फीडबैक हमारे लिए बहुत अहम है। और जो फीडबैक तो इसलिए दिया जाए कि कोई बेहतरी लाई जाए, तो वो तो ज़रूर हम उसके लिए तैयार है, लेकिन तनकीद बराए तनकीद और अफवाह की बिना पर लोगों को और पाकिस्तान को दुनिया भर में बदनाम करना, ये नहायत अफसोस की बात है। बिल्कुल, तनकीद बराए तनकीद तो नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह हो तो ज़्यादा बेहतर है। मरीम साहबा, ये भी बताइएगा, आप नहीं समझती कि जो ज़्यादातर गलतियाँ वो आ रही हैं पब्लिशर की कोताही की वजह से आ रही हैं, उनकी तरफ से कोई ऐसी हो गई है गलती? जब ये निसाब बना था तो हमने बहुत से ऑथर्स को इंगेज किया, उनके साथ ये किताब लिखी और बहुत सी गलतियां निकाली भी, लेकिन किताब में बेहतरी की हमेशा गुंजाइश होती है। मिनिस्टर शफकत महमूद साहब ने ये पब्लिकली कहा है और मुझे बतौर डायरेक्टर नेशनल करिकुलम काउंसिल डायरेक्शन भी दी है कि आप निसाबी कुतब जो है मॉडल टेक्स्ट बुक्स, उनकी सारी गलतियां बेहतर करें और ठीक करें और उसमें जो फीडबैक आ रहा है उसकी बिना पर इस्लाहात करें, और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द अब अपडेटेड टेक्स्ट बुक्स देंगे और उन टेक्स्ट बुक्स को हम इंटरनेट पर फ्री डाल देंगे, ताकि किसी को ये भी मसला ना हो कि उसकी किताबों तक रिसाई नहीं है, या अभी भी जो पूरा बच्चे का बस्ता बन जाता है वो 500 से 600 रुपए में बन जाता है। तो ये इन कौमी निसाब की टेक्स्ट बुक्स की बिना पर, लेकिन इंशाल्लाह हम उनको भी फ्री कर देंगे और शायद उनके बिना पे कोई ऐप भी बना दें ताकि बच्चे इस कंटेंट को आसानी से भी सीख सकें, और सो दैट्स द प्लान इंशाल्लाह। ठीक है डॉक्टर साहिबा, अपने व्यूअर्स के लिए कुछ शेयर करना चाहेंगे हम चीज़ें, बड़ी अहम चीज़ें भी हैं इस निसाब के अंदर, आप लोगों को देखना चाहिए। तकरीबन 800 से 900 रुपये में आपको ये तमाम कुतुब मिल जाएंगी और इनको आप आसानी से पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। एक अहम चीज़ रखी गई, तहाइफ कबूल ना करें, ये लड़कों के लिए, बच्चों के लिए भी और बच्चियों के लिए भी था कि आप ऐसे लोगों से जिनको नहीं जानते, अनजान लोगों से तहाइफ कबूल ना करें, क्योंकि पाकिस्तान जैसा मुआशरा हम देख रहे हैं, हमारे जिस तरह के मसाइल सामने आ रहे हैं उसको एड्रेस किया गया है, उसकी तारीफ़
कहीं से नहीं की गई है। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं, हम ये मानते हैं कि ख़वातीन के हवाले से मसाइल मौजूद हैं माशरे के अंदर, लेकिन उनको बेहतर तरीके से एड्रेस किया गया है और अगर कोई आपने नुक्ता निकालना है उसको बेहतर अंदाज में निकाला जा सकता है। पायलट्स की आपने गुफ्तगू की, जब ये लिखा था कि आप कौन सा शोबा जो है बच्चों के लिए रखा गया था कि आप चूज़ करना चाहेंगे, तो वहाँ पर पायलट्स दोनों ख़वातीन दिखाई गई हैं, साथ धोबी दिखाया गया, वहाँ पर धोबन नहीं दिखाई गई है क्योंकि बड़ी तादाद में धोबी होते हैं आमतौर पर, तो वो धोबी दिखाए गए हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें क्रिकेटर की जगह पाकिस्तान के साबिक कप्तान सना मीर को दिखाया गया। इन चीज़ों को हाईलाइट नहीं किया जा रहा। आप क्या समझती हैं कि इस तरह की, और रेस की एक रेस हो रही है, उसमें बच्चियां भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं और उन्होंने वही कपड़े ज़ेब तन किए हुए हैं उस पर जो किसी भी ग्राउंड के अंदर होते हैं। वहाँ पर बाकी वो चीज़ें नहीं दिखाई गई कि जी ये ग्राउंड में है तो ग्राउंड के कपड़े मौजूद हैं, फुटबॉल खेल रही हैं तो फुटबॉल वाली किट मौजूद है। जी ऐसे ही है, क्योंकि देखें एक हद तक बात समझ आती है। पाकिस्तान में तालीम के नाम पर बहुत सियासत की गई है, पाकिस्तान में दीन के नाम पर बहुत सियासत की गई है। तो जब शुरू में इस तरह की अफवाहें चलती हैं तो वालिदैन का परेशान होना समझ में आता है, क्योंकि इतने बड़ी सतह पर एक तब्दीली आ रही है तालीमी निज़ाम में। तो लेकिन यह है कि हमें इस तरह नहीं हो जाना चाहिए कि हक़ाइक़ की रोशनी में भी हम फिर भी घबराते रहें और फिर भी परेशान रहें। जब हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि बाज़ औक़ात लोग अपने दीगर उनके वजूहात होती हैं, शायद वो रिसर्च नहीं पूरी करते या शायद वो उनका कोई एजेंडा होता है, वो उस बिना पर इस तरह की बातें फैलाते हैं। तो वालिदैन को मैं यही कहूँगी कि आप किसी की कहीं सुनी बातों पर ना जाएं, आप खुद ही ये किताबें देखें। और ये भी मैं बहुत ज़रूरी बता दूं कि ये किताबें सिर्फ एक ऑप्शन है, तजवीज़ है हुकूमत की कि आप ये अपना सकते हैं अगर चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं किताबों से पढ़ाना है। निसाब आपका जो है, जो आपकी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं कि हर बच्चे को ये कुछ आना चाहिए, वो जो है वो हुकूमत ने बनाया है। उसकी बिना पर बनी दरसी कुतुब बेशुमार हैं जिनको NOC मिला हुआ है हर सूबे में। तो अगर आपको कोई एक किताब नहीं भी पसंद, आपके वर्ल्ड व्यू के साथ वो नहीं जाती, या आपको लगता है इससे बेहतर क्वालिटी की किताब होनी चाहिए, तो आप किसी और किताब से आपका स्कूल पढ़ा सकता है, वो उस पर कोई मसला नहीं। ठीक है मरीम साहब, लेकिन एलीट स्कूल की जानिब से रेजिस्टेंस शो की जा रही है। वो कह रहे हैं कि कुछ जो पब्लिशर्स हैं उनको तो NOC भी जारी नहीं किए जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम, और उनका ये भी एतराज़ एक है कि हम जो निसाब ये शामिल किया गया है वो हम अपने बच्चों को पहले से पढ़ा भी चुके हैं, हम दोबारा से अपनी अगली क्लासेस में बच्चों को जो ये वाला निसाब है वो कैसे पढ़ा सकते हैं फिर? देखिए ये बहुत अच्छी बात आपने मुझसे पूछी। जबकि ये जब निसाब बना था ना, तो हमने ये एक बुनियादी सतह बनाई थी और ये बुनियादी सतह है, यानी कि इस सतह से नीचे आप किसी को नहीं रख सकते। अगर आप कह रहे हैं कि हम गिनती बच्चों को सिखानी है, एक जमात में आप कहते हैं कि एक बच्चे को 100 तक गिनती आनी चाहिए, आपका एक अच्छा स्कूल है या आप एक मरात याफ्ता तबके से हैं, आप कहते हैं हमारा बच्चा तो ये 1000 तक गिनती सीख सकता है, आप सिखा दें। किसी और इंग्लिश का सब्जेक्ट है जो कौमी निसाब में लिखी हैं बातें, क्लास 2 के लिए जो लिखी हैं, आपका बच्चा वो क्लास 1 में ही कवर कर चुका है, कोई मसला नहीं। आपने उस बुनियाद से नीचे नहीं जाना। असल इसका इम्पैक्ट आएगा सरकारी स्कूलों पे और मदारिस पे, क्योंकि वहाँ पर स्टैंडर्ड मेयार बहुत नीचे है। मसलन मदारिस में रियाजी और साइंस तो छोटी जमातों में पढ़ाई नहीं जाती, 8वीं जमात तक बच्चा पहुंच जाता है रियाजी साइंस पढ़े बगैर। लेकिन अब क्योंकि कौमी निसाब पाकिस्तान के हर बच्चे पर लागू है, तो ऐसे हो नहीं सकता कि आप कोई स्कूल चला रहे हैं, कोई मदरसा चला रहे हैं या कोई लो फी प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं, वहाँ पर आप किसी सब्जेक्ट को इग्नोर कर दें। और जहाँ तक रही NOCs की बात, अगर आप जानते हैं कि हुकूमत कि ये जो प्राइवेट पब्लिशर्स और हुकूमत का आपस में काफ़ी ज़्यादा एक वो माफिया भी है कि बहुत सारी किताबें जो होती है वो गैर मेयारी होती है लेकिन वो इस्तेमाल में होती हैं। तो अब जो है ये जो यकसा कौमी निसाब है उसके तहत NOC देने में भी कोताही हुई है पंजाब में, ख़ासतौर पर काफ़ी टाइम लगा है। कोताही तो नहीं, आप कहेंगे ताक़ीद थी कि टाइम लगा है, लेकिन अब उन्होंने भी कुछ 1400 मुसव्वदों को NOC दे दिया हुआ है। अच्छा। अगर आपका बच्चा किसी ऐसे स्कूल में पढ़ता है जहाँ पे वो कहते हैं कि जी किताबें अभी तक नहीं आई हैं, तो आप उन्हें कह सकते हैं कि साथ वाले स्कूल में जिन किताबों से पढ़ा रहे हैं आप उनसे पढ़ाना शुरू कर दें, क्योंकि जिन तमाम किताबों को NOC मिला है वो किताबें SNC कंप्लायंट है, यानी कि वो SNC के मेयारात पर उतरती हैं। तो अगर आपके पसंद के पब्लिशर की किताब को NOC नहीं मिला, लेकिन एक उससे मिलते जुलते पब्लिशर, ज़रूरी नहीं है कि आपने उसी पब्लिशर की किताब से पढ़ाना है,
ये इधर कई दफा वो भी आ जाता है ना, स्कूलों का और पब्लिशर्स की भी आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है कि इतने बच्चे होंगे, इतनी किताबें होंगी, इतना बिजनेस तो आपको मिलेगा ही। सिर्फ पंजाब में थोड़ी ताखीर हुई है, बाकी सूबों में ये मसला नहीं आया। बिल्कुल ऐसी है। बड़ा सिंपल सी एक चीज़ है कि सबको समझने की ज़रूरत है, पेरेंट्स को भी समझने की ज़रूरत है कि करिकुलम है, यानी कि आपको एक बेसलाइन दी गई है, बुनियादी लवाजमात बता दिए गए हैं कि इस उम्र, इस क्लास के बच्चे को, इस ग्रेड के बच्चे को ये सब कुछ आना चाहिए। ज़्यादा आप उसको जितना भी ज़हीन बनाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, वो आप पढ़ा सकते हैं, लेकिन बेसिक्स चीज़ें जो हैं ये तय कर दी गई हैं कि ये तो लाजमी उसको आना चाहिए। तो ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और अहम चीज़ है कि जहाँ पर हम तारीफ़ कर रहे हैं कि कई ऐसी चीज़ें शामिल की गई। जनरल नॉलेज की मतलब ग्रेड 3 के अंदर एक चीज़ है, डिसएग्रीमेंट्स के ऊपर एक चैप्टर रखा गया और उसके अंदर बच्चों को ये बताया गया कि किस तरीके से बातचीत के ज़रिए अगर कोई डिसएग्रीमेंट हो तो उसको हल करना चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, कुछ गुफ्तगू होनी चाहिए, लॉजिक से बातचीत करनी चाहिए। बहुत अच्छा चैप्टर है। यहीं पर ये क्वेश्चन भी उठ रहे हैं कि टीचर्स ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हम अपने निसाब को बेहतर करने की बात कर रहे हैं तो हमें अपने टीचर्स को, असातिज़ा को भी बेहतर करने की ज़रूरत है। यही निसाब असातिज़ा ने बच्चों को पढ़ाना है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि देखें अगर आप बहुत अच्छा एक निसाब बना दें लेकिन आप उसको अमली शक्ल ना दे सकें तो फिर वो एक बहुत खूबसूरत ख्वाब बन के ही रह जाता है। और पाकिस्तान में पहले भी कुछ हुकूमतों ने कोशिश की है कि वो तालीमी इस्लाहात लेकर आएँ, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन के वक्त वो ज़्यादा आगे तक नहीं गई। लिहाजा इस यकसा कौमी निसाब की काविश में जो ये बुनियाद बनाना था, इसको हम पहले दिन से ही इसको हम पहला कदम कह रहे हैं, क्योंकि इसके आगे हमारे 4 हिस्से हैं जो जिन पर हमने काम करना है। पहले तो कौमी निसाब है जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं, बेसिक बुनियाद है हमारी। दूसरी चीज़ हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं, दरसी कुतब पर काम है। तीसरी चीज़ टीचर ट्रेनिंग है और टीचर ट्रेनिंग हम बाकायदा उस पर काम कर रहे हैं कि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में भी और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कि वो किस शहर से है, किस सूबे से है, किस मतलब उसका किस तरह का स्कूल है, उस हिसाब से उसको टीचर ट्रेनिंग दी जाए। और चौथा इसका कंपोनेंट इम्तिहानी निज़ाम में इस्लाहात है, क्योंकि बच्चा वो पढ़ता है जो इम्तिहान पे आता है, टीचर वो पढ़ाती है जो इम्तिहान पे आता है। तो जब आप इम्तिहान जो है वो दरसी कुतब की बिना पे करने की बजाय तसव्वुराती समझबूझ पे करना शुरू कर देंगे कि बच्चे को समझाना आना चाहिए कि फ्रैक्शंस कैसे होते हैं, कि ऐसे जो है वो किसी भी टॉपिक पे लिख सकता है, ना कि उसने एक ऐसे बस याद किया हुआ और उसको रट्टा लगा के वापस उसने लिख दिया। जब आप इम्तिहानी निज़ाम में इस्लाहात लेकर आएंगे तो फिर जाके इस निसाब को कोई अमली शक्ल मिलेगी। तो ये काम हम बहुत तेज़ी से कर रहे हैं और इंशाल्लाह पहले 6 माह में हम निसाब में और टेक्स्ट बुक्स में इस्लाहात करेंगे और टीचर ट्रेनिंग और असेसमेंट फ्रेमवर्क पर उससे अगले 6 माह में काम। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह पाकिस्तान से आप बात की, बहुत अहम मामला है, इसके ऊपर डिस्कशन भी बहुत ज़्यादा हो रही है। इकरा, अगर जब हम किताब खोलते हैं तो हम देखते हैं कि उसके अंदर एक खातून वकील को दिखाया गया है। जब आप बच्चों को बता रहे हैं कि कौन कौन से पेशे होते हैं जिसमें आप जा सकते हैं, तो खातून वकील को दिखाया गया है कि जी कि वकला की नुमाइंदगी वहाँ पर खातून जो हैं वो कर रही हैं। लेकिन अब उसके ऊपर एतराज़ ये है कि जी कि उन्होंने भी स्काफ ले रखा है। अब अगर उसके हम बिल्कुल नीचे देखें तो एक दुकानदार को दिखाया गया और उस दुकानदार को उन्होंने वो शलवार कमीज़ ही पहनाई है और टोपी पहनाई हुई है। अब देखें ना, पूरे मुल्क के अंदर ये करिकुलम, ये किताबें जानी हैं और उसके मुताबिक ही देखा गया। और आप आमतौर पर जाएँ तो मामलात किस तरह से हैं उनको देखना चाहिए। बाकी जो एतराज़ात इस्लाह के लिए हों वो एतराज़ात अच्छे लगते हैं, लेकिन सिर्फ एतराज़ात ही हों और सिर्फ तनकीद ही हो तो वो अच्छी नहीं लग रही होती है। और सिर्फ एक रुख दिखा दिया जाए कि जी सिर्फ ऐसा शायद हो गया है, दूसरी चीज़ें तो है ही नहीं। आप देखें, एक बारिश का मंजर है इकरा, बारिश के मंजर के अंदर लड़का खड़ा है, लड़की खड़ी है और दोनों ने छतरी थामी हुई है, मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। और बच्चों को ये बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि ये कौन सा मौसम है, ताकि बच्चे निशानदेही कर सकें। और उसके अंदर भी आप देखें तो जो लड़की है उसने स्कार्फ भी नहीं ले रखा है और उसने भी वैसे ही कपड़े ज़ेब-ए-तन किए जैसे लड़के को करवाए गए हैं। तो पूरा एक दफ़ा देख लीजिए, फिर आप एतराज़ कीजिए और एतराज़ वैसा कीजिए कि जो दुरुस्त हो और जिसको दुरुस्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो वाकई तौर पर। हम आगे बढ़ेंगे, हम कुछ बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह से हम लोग अक्सर बात कर रहे होते हैं कि जो गलत कॉल आ जाए या गलत आपसे कोई मैसेज पे कहे जी इन्फॉर्मेशन अपनी दें, तो ये अपनी इन्फॉर्मेशन ना दें क्योंकि इससे फ्रॉड हो सकता है। ऐसे हम बारहा अपने प्रोग्राम में ऐसी बातचीत कर चुके हैं। आपको आ जाए ना कि जी तुम जो हो, आप मुझे
मुझे ऐसा करें कि 200 रुपया जो है वो भेज दें, मैं आपको 2 लाख रुपए का इनाम दे दूंगा। भाई जिसने 2 लाख का इनाम देना वो उस 2 लाख में से 200 रख ले, वो बाकी आपको भेज दे। 200 क्यों मांगेगा, पहले तो बात क्यों ये मांगेगा, आपका इनाम निकला। ऐसा जो है वो हम लोग तो हर बारहा कहते हैं, लेकिन ऐसा हुआ है कि फ्रॉडियों ने अब कौमी हीरोज़ को भी नहीं छोड़ा है, उनको निशाने पर रख लिया। और जी उन्होंने कहा है कि हम जी वफाकी जो जिसने रॉन्ग कॉल की उसका वफाकी वजीर का मैं पर्सनल स्टाफ जो है वो बात कर रहा हूँ, उसका पर्सन बात कर रहा हूँ, और ओलंपियन से लाखों रुपए हमजा हथिया लिए, तलहा से भी और काशिफ से भी। हाँ, शहरोज़ काशिफ से भी। और फ्राडियो ने वफाकी वजीर का पर्सनल स्टाफ बनकर कोपैमा शहरोज़ काशिफ, हम उनसे बारहा अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू भी कर चुके हैं। और ओलंपियन तलहा तालिब पाकिस्तान में बड़ी इनको शोहरत मिली और ओलंपिक से आप सब इनको जानते हैं। टेलीफोन पर रब्ते किए इन दोनों से, इन्हें हुकूमत की तरफ से गाड़ी तोहफे में दिए जाने की खुशखबरी सुनाई और फ्राडियों ने कार गिफ्ट करने के नाम पर तलहा तालिब से 3,60,000 रुपये हथिया लिए, जबकि शहरोज़ काशिफ के वालिद का ये कहना है कि उनसे 2,85,000 रुपये जमा करवाने का कहा गया। बिल्कुल, और उन्होंने भी करवा दिए। बिल्कुल। और फिर अब लेकिन तलहा जो है, तलहा तालिब के जो वालिद साहब है, उन्होंने भी वो कर दिए, कंप्लेन कर दी है वज़ीर-ए-आज़म जो है पोर्टल पर, और जो दूसरे शहरोज़ है उनके वालिद ने FIR करवा दिया। लेकिन अब देखा जाए हमजा कि किस तरह से उन्होंने उस कायल किया है कि आप मतलब जिस तरह से वो अचीवमेंट उनको मिली है, वो खुशी में थे, उसकी के अंदर मेरा ख्याल है गुम थे कि उन्हें पता ही नहीं लगा कि उन्होंने इसको इतने स्मार्टली उन्होंने कर दिया। शहरोज़ के वालिद का जो मौक़िफ़ सामने आया वो ये कहते हैं कि इनको हमारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी, उनको ये भी पता था कि जी के शहरोज़ ने जाने से पहले, एक्सपीडिशन से पहले क्या किया था कि अपनी गाड़ी बेच दी थी। उन्होंने कहा जी गाड़ी बेच दी है, वफाकी वज़ीर साहब इनाम देना चाहते हैं, और वो कह रहे हैं जी कि हम उसको गाड़ी गिफ्ट करेंगे, और उसके ऊपर सारा मामला हो गया। और तला की हम बात कर लें तो ये तमाम इनामी रकम थी जो उनको मिली थी बेहतरीन कारकर्दगी के ऊपर, जिनमें से उन्होंने चंद पैसे जमा करवाए और उसके बाद ये फ्रॉड हो गया। एक तो ये चीज़ है कि अब कार्रवाई होनी चाहिए, पता भी लगना चाहिए, और दूसरा मामला ये है कि हमें बहुत चौकन्ना रहना चाहिए। इस तरह की चीज़ें, इस तरह के जो फ्रॉडिये होते हैं वो आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आपको राबता कर रहे होते हैं। कुछ हमारे साथ आमतौर पे हो जाता है, मैसेजेस आ जाते हैं कि जी के इसमें भेजने। अब दूसरी एक चीज़ चल रही है कि आपके किसी जानने वाले का फेसबुक अकाउंट जो है या व्हाट्सएप अकाउंट जो है उसको हैक किया जाता है, उसके बाद आपको मैसेज किए जाते हैं, यही जिस बंदे ने आपसे पूरी ज़िंदगी पैसे नहीं मांगे उसके अकाउंट से आपको मैसेज आ रहा है कि पैसे दे दो, आप भी आराम से दे देते हैं, उसको वेरीफाई कर लिया करें, उसको कॉल करके वेरीफाई कर लिया करें। और दूसरा ये कि जो भी कोई कोड आपसे मांगे तो आप उनको अपना कोड ना दें, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप पे ये बहुत ज़्यादा हो रहा है कि आपको मैसेज आता है किसी भी अपने फ्रेंड की तरफ से कि हम आपको इस ग्रुप में ऐड करें, वो आपका फ्रेंड नहीं होता, बेसिकली उसका अकाउंट जो है वो हैक हो जाता है, तो आपको कोड आता है कि जी अपना कोड दें, तो वो कोड प्लीज़ अपना ना दीजिएगा, क्योंकि उस कोड पे आता भी है कि डोंट शेयर विद एनीवन। बिल्कुल ऐसे तो वो फिर वो इसीलिए आता है कि आप चौकन्ना रहें, बिल्कुल भी आप चौकन्ने रहें। ये मामलात जो हैं बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो इसमें हमें जो है अपनी हिफाजत खुद करनी है। खैर हम आगे चलेंगे, बात करेंगे वतनी अजीज़ में सारिफीन की बड़ी तादाद इस्लामिक बैंकिंग के शोबे को अब तरजीह दे रही है, जिसके पेश नज़र मुल्क में रवायती बैंकिंग की खदमात फराहम करने वाले बैंकों ने इस्लामी बैंकारी की खदमात की फराहमी भी शुरू की। अच्छा, और इस्लामिक बैंकिंग की सनत तेज़ी से तरक्की करे, यही वजह है कि इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री जो है उसके असासों और डिपॉजिट में 2015 के बाद सालाना सबसे ज़्यादा नमू रिकॉर्ड की गई, और मजमूई बैंकिंग सनत जो है उसमें इस मार्केट का जो शेयर है वो बढ़कर बिलतरतीब 17 और 18.7% हो गया। अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अप्रैल से जून की सरमाही रिपोर्ट में बताया गया है कि IBI के असासों और डिपॉजिट में बिलतरतीब 32 और 29.7% इजाफा हुआ है, और इस असासे में 30 जून 2021 तक 408 अरब रुपए के इजाफे से 47 खरब 97 अरब रुपए हो चुके हैं। बिल्कुल, जबकि डिपॉजिट 365 अरब रुपए बढ़कर 38 खरब 22 अरब रुपए तक पहुंच गया, और इस वुसअत की बुनियादी वजह जो है कहा जा रहा है कि समाही में 1 खरब 65 अरब रुपए की जो फाइनेंसिंग है उसमें इजाफा हुआ था, और इसी तरह सरमायाकारी भी 17 अरब 60 करोड़ इजाफे से 13 खरब 63 अरब रुपए हो चुकी है। इसी मामले पर हम बात करेंगे माहिर मुआशियात हमारे साथ डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर 2015 के बाद देखें इस्लामिक बैंकिंग में सबसे ज़्यादा ग्रोथ अब देखने में आ रही है, आप वजूहात क्या समझ रहे हैं? देखिए, पहले आपको मैं बता दूं कि सही सूरत हाल क्या है जी। इस्लामिक बैंकिंग का आगाज पाकिस्तान में अब से 20 साल पहले हुआ था जी, और इसलिए हुआ था कि सूद इस्लाम में हराम है। तो जो स्टेट बैंक रिपोर्ट है उसको सही तनाजुर में देखने की जरूरत है। वो ये कह रहे हैं कि आज 20 साल के बाद भी पाकिस्तान में जो बैंकों के डिपॉजिट हैं उसमें इस्लामी बैंकों का हिस्सा 19% है, यानी पाकिस्तान में 81% लोग आज भी सूदी बुनियाद को जो बैंकिंग है जिसे आप रिवायती बैंक हम कह रहे हैं उसको तरजीह दे रहे हैं 81%।
जी। दूसरी है कि जो कर्ज दिए हैं जिसको आप फाइनेंसिंग कह रहे हैं उसकी आदाद शुमार ये है कि सिर्फ 6% लोगों ने इस्लामी बैंक से फाइनेंसिंग या कर्जे लिए हैं। 94% हैं जो सूदी बैंकों की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 20 साल के बाद भी इस्लामिक बैंकिंग पाकिस्तान में जड़ नहीं पकड़ रही। हालांकि सबको पता है कि इस्लाम सूद हराम है और कुफ्र और शिर्क के बाद जो सबसे बड़ा गुनाह है वो सूद है, लेकिन 94% लोग जो कर्जा ले रहे हैं वो सूदी बैंकों से ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। उसकी वजह क्या है कि जो रिसर्च मेरी है उसके मुताबिक जो सूद इसलिए हराम किया गया था कि उससे जुल्म होता है, नाइंसाफी होती है। लेकिन इस्लामी बैंक ने जो स्टेट बैंक ने रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक इस्लामी बैंकों ने ज्यादा नाइंसाफी की है सूदी बैंकों के मुकाबले में। इसमें कतई कोई शुबे की गुंजाइश नहीं है। पहली चीज तो ये है कि जो बैंकों ने पैसा लगाया स्पॉन्सर्स ने, उसमें उन्होंने एक साल में सूदी बैंकों ने कमाया 23% और खातेदारों को 5.5%। इस्लामी बैंकों ने कमाया 31% और उन्होंने दिया 5% से कम। तो उन्होंने ज्यादा मुनाफा कमाया है, नंबर एक। दूसरा ये था कि उन्होंने जो कर्जे दिए हैं तो उसमें जो होता है स्मॉल और मीडियम साइज एंटरप्राइजेस यानी छोटे छोटे लोग, उनको सूदी बैंक जो दिया है अपने कर्जों का 4.6%। और इस्लामी बैंकों ने दिया 2.6%, यानी इन्होंने कम दिया है। लेकिन कंज्यूमर फाइनेंस जिसको इस्लाम ने मना किया है, डिस्करेज किया है कि आप गाड़ियां खरीदें, एयर कंडीशनर खरीदें, उसको इस्लामी बैंकों ने दिए हैं 10.6% और सूदी बैंकों ने दिए 7.5%। अच्छा, लेकिन शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आप ये बताइएगा स्टेट बैंक को इस्लामिक बैंकिंग की तरवीज के लिए मजीद अब क्या करना होगा? देखिए, इस्लामिक बैंकिंग में आपको पता है कि मैं पाकिस्तान का वाहिद हूँ जो चेयरमैन हूँ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक बैंकिंग, जो मेरा अपना इदारा है। उसकी तहकीक के मुताबिक इस्लामिक बैंकिंग जो होती है वो होती है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, नफा नुकसान में शिरक। अब हमने क्या किया है कि चूंकि उन्हें एक हल्फनामा दिया गया था कि अगर नफा नुकसान में शिरकत करेंगे तो लोग नहीं आएंगे, तो उन्होंने इस्लामिक बैंकिंग को सूद के नक्शे पा पर या बेंचमार्क पर इस्तेमाल कर दिया। इसमें कोई शुबे की बात नहीं। और अभी जो पिछले हफ्ते इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा वर्कशॉप हुआ था इसके ऊपर, वहाँ भी मैंने उनको यही बात बताई थी कि भाई जब तक आप इस्लामिक बैंकिंग को इस्लाम की रूह के मुताबिक नहीं चलाएंगे, क्योंकि जो मेरी रिसर्च है अगर इस्लामिक बैंकिंग आप करेंगे इस्लाम के मुताबिक तो डिपॉजिटर को मेरे ख्याल से मुनाफा मिलेगा 12 से 13%, जो कि इस वक्त मिले 4%। तो इसका मतलब ये कि अब हमें क्वांटिटी की तरफ नहीं जाना है, हमें ये करना है कि एक मॉडल इस्लामिक बैंक बना के दुनिया को ये दिखाएं, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं दुनिया को दिखाएं कि भाई देखो यहाँ कितना मुनाफा करोड़ों लोगों को मिल रहा है। क्योंकि जो पाकिस्तान में है कि डिपॉजिट जिन लोगों का है उनकी तादाद है 5 करोड़ और जिन्होंने कर्जे लिए उनके लाख 32 लाख है। तो हम लोग 32 लाख को रिवार्ड दे रहे हैं, 5 करोड़ को नहीं दे रहे हैं। इस्लामिक बैंकिंग में आपको 5 करोड़ लोगों को बैंकों के मुनाफे में हिस्सा देना है और बैंक जो है जिनको कर्जा देंगे उनके मुनाफे में हिस्सा लेना है। इसको कहते हैं सोशल जस्टिस, यानी इस्लाम की जो बुनियाद है वो है जस्टिस। उसके बजाय हम बेंचमार्क पर चले गए। तो जिस दिन इसको तब्दील कर लिया उस दिन इस्लामिक बैंकिंग की जो बेहतरी है वो दुनिया को भी नजर आएगी और वेस्ट को भी नजर आएगी। और मैंने चूंकि वेस्ट में बहुत डिस्कस किया माहिरीन, तो वो ये कहते हैं कि अगर आप इस्लामिक बैंकिंग कहीं कर रहे हैं वो हम दिखाएं, हम वहाँ स्विच करने के लिए तैयार हैं। बिकॉज कैपिटलिज्म, कायद-ए-आज़म ने भी कहा था कि कैपिटलिज्म फेल हो गया, लेकिन सोशलिज्म या कम्युनिज्म भी हो गया, लेकिन लोग इस्लाम को अल्टरनेट सिस्टम नहीं मान रहे क्योंकि हम उस पर अमल नहीं कर रहे, हम सूद के बेंचमार्क पर। जिस दिन स्विच कर दिया तो इतना बड़ा इनकलाब इस्लामी दुनिया में आएगा जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते, और साथ में अल्लाह की बरकतें भी आएंगी। मगर हम लोग वही सूद के बेंचमार्क पे बना के उसी के यानी बड़े भाई की वर्ल्ड है जिनका 91% शेयर है, उनके पीछे आप इस्लाम के पीछे चले तो फिर आपको ब्लेसिंग बहुत बड़ी। बिल्कुल ठीक है, अगर हमने अपनी समत दुरुस्त कर ली तो बहुत बड़ा इनकलाब आ सकता है इसमें। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया आपका। पूरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। कराची में वफाक और सूबा सिंध की हुकूमत के दरमियान जो है नया मैच पड़ चुका है। सिंध सरकार का कहना है कि बल्दियाती टैक्स बिजली के बिल में शामिल करके शहरियों से वसूल करेंगे, जबकि वफाक का मौक़िफ़ है
कि इलेक्ट्रिक के बिलों में कोई इजाफी टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा, कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने सिंध हुकूमत को साफ बता दिया कि अपना काम खुद करें, और ये भी वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर साहब से बात की है और हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे, असद उमर साहब ने कहा। हाँ, असद उमर साहब ने मजीद कहा कि वज़ीर आला सिंध के इस दावे में कोई सदाकत नहीं है कि उनकी वफाक से बात हो गई है, क्योंकि वज़ीर आला साहब ने तो ये बात कही थी। खैर, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने भी सूबाई हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि यह कराची पर ज़बरदस्ती थोपने वाला फैसला है। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दावा है कि वफाकी वज़ीर ख़जाना नेपरा और के इलेक्ट्रिक से तो हमारी बात हो गई है, सब ने हामी भी भर ली। अच्छा, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कुछ लोग जो KMC को अपने पैरों पर खड़े होते नहीं देखना चाहते वो इस इक़दाम की मुखालिफत करें, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि KMC भीख नहीं अपना हक मांग रही है। तो ये हक कौन सा है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अलीम आदिल शेख साहब। अलीम आदिल शेख साहब, वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। वो हक लेना चाह रहे हैं कराची वालों का, कह रहे हैं कि हम तो हक ले रहे हैं, फिर कराची पर ही पैसा लगाएंगे। आप लोगों को एतराज़ क्या है? पहले तो मुझे बता दें, जो कहते हैं कि KMC को हम अपने पैरों पे खड़ा करना चाह रहे हैं, तो KMC को लंगड़ा लूला किसने किया ये ज़रा पहले बता दें। KMC के पास इख्तियार था, KMC के नीचे कराची की मेयर के नीचे वाटर बोर्ड होता था, निकाल लिया। कचरा चुनना होता था, ठीक करना होता था, निकाल लिया। KBCA को SBCA बना दिया। जो होटलों के टैक्सेस वगैरह होते थे वो भी सूबाई डिपार्टमेंट एक्साइज को दे दिए। जो कंजर्वेंसी का टैक्स ये कह रहे हैं ना, कंजर्वेंसी क्या होती है कि बंदा कहे मेरे घर के सामने कचरा ना हो, मुझे पानी मिले, मुझे ये मिले, मुझे लोग ख्वार ना करें, मुझे बर्बाद ना करें। आज सूरत हाल ये है कि वो तमाम जो सब्जेक्ट, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट होते थे, जो कि हम आज तक रोते रहे हैं कि NFC लेने के बाद PFC तो दे दो ना, मतलब इनका वही फार्मूला तब्दील नहीं हुआ, शक्लें तब्दील हो गई, फार्मूला तब्दील नहीं हुआ। इन्हें सिर्फ माल खप्पे। यानी हम जो कहते थे कि जी NFC मिल रहा है, PFC दे दीजिए। सेक्शन 240A की जो हमारी वो लगी हुई है, दरखास्त लगी हुई है कोर्ट के अंदर, अभी भी हमने कहा है कि जी बल्दियाती इदारों को मजबूत करें, उसकी ये मुखालफत करते हैं। तमाम जो शहर के सब्जेक्ट थे वो प्रोविंस में लेके जा चुके हैं। अब ये कहते हैं कि हमने अपने पैरों में खड़ा करना है। आपने टांगे काट पीट के KMC को दफन कर दिया। और उससे पहले मैं बात करता हूँ, अगर MQM का मेयर था, जो भी इलेक्टेड मेयर था, वो 5 साल रोता रहा कि जी फंड्स नहीं है। उस वक्त यही मुर्तज़ा वहाब 3 डब्बा लेके आ जाते थे, कहते नहीं आपके पास तो बहुत कुछ है। अब क्या पेट में दर्द है? बात ये, इतना काबिल वजीर वो एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया है जो 5 साल में मिनिस्टर रहा है एनवायरनमेंट का, कोस्टल डेवलपमेंट का। कितनी एनवायरनमेंट ठीक हो गई, कितनी कोस्ट डेवलप हो गई, कितने कानून ठीक हो गए। आज बात यह है कि KMC अगर आपने बाख्तियार हैं तो जाइए, उसको लीजिए जबरदस्ती। एक इसको मैं कहना चाहता हूँ कि सरकारी भत्ते के तौर पे कि जी पैसे दो, हम कूड़ा उठाए ना उठाए पैसे दो, हम गटर साफ करें ना करें पैसे दो, हम आपके इलाके को साफ पानी दे ना दे पैसे दो। बात यह कि ऐसा थोड़ी होगा, कोई जंगल का कानून है। इससे पहले तो ये कहते थे बिजली के बिलों के जरिए KMC टैक्स जमा करने के ख्याल की तायद कर दी, जबकि असद उमर साहब ने तो बिल्कुल इसकी अगेंस्ट बात की। उन्होंने कहा कि हम इसकी मुखालिफत करते हैं। आप समझते हैं कि किसी वफाक या सिंध हुकूमत में मफाहमत का इम्कान है? अब मुराद अली शाह कब से हमारे तर्जुमान बन चुके हैं कि वो बताएं कि वफाकी हुकूमत क्या चाहती है। वफाकी हुकूमत बयान करेगी। मुराद अली शाह कब से हमारे तर्जुमान बन गए। आ जाए फिर हमारे पास ज्वाइन करें PTI। मैं इनको दे देता हूँ अपने वार्ड का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी लगाता हूँ अपने मरीज नहीं, आप बना देंगे। नहीं शेख साहब प्लीज नहीं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करना चाहें तो आप वेलकम कहेंगे। हम एक वार्ड में ले लेंगे और वार्ड का सुन तो लीजिए ना वार्ड में लेके वार्ड का सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन लगाएंगे और फिर उसकी वो चेक करेंगे परफॉर्मेंस, फिर निकाल देंगे पार्टी से। अच्छा ठीक है। बात यह है कि ऐसा नहीं कहना चाहिए। वफाक देखिए, ऑन सीरियस नोट ये गलत बात करते हैं। देखिए वफाक का नैरेटिव वफाक देगा और हम समझते हैं कि ये KMC को अपना काम करना चाहिए। KMC पहले देखिए ऐसे जबरदस्ती नहीं लिया जा सकता। लोगों को पहले फैसिलिटेट करें, उनको फैसिलिटी दें, उनके लिए सफाई करें, पानी दें, कचरा हटाएं, उन्हें सिविक फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। फिर कराची तो वो कराची है जो 67% मुल्क को टैक्स पालता है। ये वो शहर कराची है जो 90% टैक्स पूरे सूबे को चलाता है। आज तक उस पर इन्होंने क्या दे दिया? ये 10 अरब से
कराची तो 270 अरब देता है, उसमें से 3% ये हमें लगा के देते हैं कराची में। लाजिम बात है, कराची सिंध कराची है, कराची को आपने तबाह बर्बाद कर दिया है, बिगाड़ दिया है, दुनिया के 10 गंदे तरीन शहरों में शामिल कर दिया। अब आप भत्ता लेना चाह रहे हैं। इन्होंने मुर्तज़ा वहाब, चूंकि जहन इसका जरा बहुत तेज है, इन्होंने सरकारी भत्ता लगा दिया कि जी पैसे दो KMC को, बिजली कट जाएगी। अरे भाई, वो आपको नहीं देना चाहते, आप सफाई करें पहले से कम पैसे के इनके पास। इसलिए वफाक का बड़ा वाज़ेह बात है, जिसका काम है वो खुद करे, किसी और के करे। और ये के इलेक्ट्रिक और इनकी ये कोई 2 नंबरी भी है। पहले भी के इलेक्ट्रिक को हवाले पीपल्स पार्टी ने किया था। के इलेक्ट और पीपल्स पार्टी इनकी पुरानी लव स्टोरी है। के इलेक्ट्रिक को जो प्राइवेटाइज किया था, इनको जो तमाम फैसिलिटीज दी थी, वो पीपल्स पार्टी ने दी थी। इन्होंने एग्रीमेंट किया था। जरदारी साहब उस वक्त प्रेसिडेंट थे, मिनिस्टर पता नहीं नवीद कमर थे कौन थे। तो मैं कहना चाहता हूँ ये इनकी पुरानी इकट्ठे हैं, ये के इलेक्ट्रिक और पीपल्स पार्टी, और ये मिल के एक और ये शब खून मारना चाह रहे हैं। सही है। शेख साहब, ये भी बता दीजिएगा जरा कि आप समझते हैं कि KMC के पास अभी इतने फंड्स हैं कि जो काम मुर्तज़ा वहाब साहब चाह रहे हैं कि मैं करना चाह रहा हूँ वो हो सकते हैं, या फिर कोई और रास्ता भी है? आप कोई और रास्ता उनको दिखाएंगे, ये रास्ता है आपका, वहां से फंड्स ले लें, शायद आपके लिए बेहतरी हो जाएगी? देखिए, ये आउटसाइड द बजट देते हैं, इरिगेशन को देते हैं, जो सारे घूम फिर के अली हसन जरदारी के जरिए इनके बिलावल हाउस पहुंच जाते हैं। ये बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को आउटसाइड द बजट फंड्स देते हैं। मैं समझता हूँ कि प्राइम वज़ीर आला साहब के पास वो इख्तियार होता है, आउटसाइड द बजट कोई समरी मंजूर कराएं, उसके ऊपर पैसे लेकर आएँ और वो कराची के ऊपर खर्च करें, जैसे हमने किए ना। सिंध के ऊपर 65 अरब रुपए एहसास में दिए। इमरजेंसी सूरत हाल थी कराची, इस वक्त इमरजेंसी की सूरत हाल में 10वां गंदा तरीन शहर मुकर्रर किया जा चुका है। तो मैं समझता हूँ सिंध गवर्नमेंट अगर दिल में जगह है, मतलब आज भी हम पैसे दें, आज भी कराची वाले पैसे दें, कब तक हमें लूटोगे, कब तक हमें घसूटोगे, कब तक हमारी जेब पे डाका डालोगे, कब तक इस शहर कराची से सौतेली माँ का सलूक करोगे, कब तक हमारी जेबों में नजर रखोगे? क्यों करें ना, इतने सारे पैसे हैं, 90% रेवेन्यू हम दे रहे हैं, चाहिए। चूंकि मैं कराची का, मैं वोटर मेरा कराची में मौजूद है, इसलिए बाकी इन्होंने तो कराची तो छोड़िए, इन्होंने तो लाड़काना को बर्बाद कर दिया, उमरकोट को बर्बाद कर दिया, थरपारकर उनके साथ भी सौतेली मांगा सलूक है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे वोटर्स को नहीं छोड़ा इन्होंने। इनके पास हल है, मैं बताता हूँ। मुराद अली शाह साहब, आप जिस तरीके से ओमनी को पैसे देते हैं, उनके पावर प्लांट्स को, आपके नैब केसेस चल रहे हैं, जिस तरीके से ट्रैक्टर सब्सिडी में पैसे थे, मतलब जो फार्मूला आप ओमनी ग्रुप को पैसे देने के लिए निकालते हैं, जो आप थर के आरओ प्लांट्स के अंदर 2 नंबरी करने के लिए पैसे निकालते हैं, अगर हम देखें उसी कराची फार्मूला के, आप क्या समझते हैं हल क्या है? क्योंकि अवाम पे सारा बोझ आएगा अगर इस तरह से हो जाता है। आप क्या समझते हैं कराची की जो टैक्स निज़ाम है उसमें किन किन इस्लाहात की ज़रूरत है? देखिए, बात यह है कि कराची का शहरी सबसे ज़्यादा मुल्क में कराची वाले टैक्स देते हैं। सबसे ज़्यादा मुल्क में कराची वालों का शेयर है का इनकम टैक्स, तो जो भी टैक्स हो कराची वाले देते हैं। कराची के थोड़ा मरहम, जख्मों पे मरहम रख दें, पैसे ले लें, 200 रुपये नहीं 500 ले लें, उनसे दे देंगे वो, लेकिन कुछ करके तो दिखाएं। अब भी कराची इसलिए नहीं देगा, मैंने अपने वोटर से बात की थी जाके, मैं ऐसे बात नहीं कर रहा, मैं आवाम में रहता हूँ, आपको अच्छी तरह पता है, मैं 6-8 घंटे कहीं ना कहीं लोगों के बीच में ही होता हूँ, आप लोग देखते हो। मैंने पूछा, वो कह रहे हैं क्यों दे, ये कचरा पड़ा है टैक्स देंगे, ये गटर उबल रहा है टैक्स देंगे। वो आवाज़ जो मुझे आवाम से आई वो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। कराची को जख्मों पे मरहम रखें, उसके बाद उनसे 200 नहीं 500 ले लें, प्यार से आके देंगे। डब्बा रख दो गेट के ऊपर, डाल देंगे उसके अंदर पैसे, लेकिन ऐसे जबरदस्ती नहीं होगा। इन्होंने पहले तो परफॉर्मेंस तो दिखाएं, फिर आवाम देने को तैयार नहीं होंगे। आप ये कह रहे हैं। अलीम आदिल शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पास से आप बात कर रहे थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सबसे ज़्यादा जहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा होता है, जो शहर सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, फंड मौजूद नहीं है उनके लिए। फिर उनको कहा जा रहा है कि बिलों के अंदर, आपके बिजली के बिलों के अंदर जो है बोझ डाला जाएगा, फिर आपके लिए कुछ किया जाएगा। तो ये बड़ी अफसोस की बात है। इसके ऊपर सिंध हुकूमत को कुछ सोचना भी चाहिए। और फिर जब बात हो रही है कराची की बेहतरी के लिए, फिर थोड़ा सा वाकई दिल बड़ा करना। बिल्कुल। और कराची वालों के साथ अगर हमला देखा जाए तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी होगी अगर खुदा न खास्ता ये अगर कर दें, ये जो बात कर रहे हैं, अगर इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो फिर उनको तो आगे जो इतना टैक्स दे रहे हैं वो तो और फिर डबल टैक्स देंगे। जब से ये बात सुनी है कराची वालों ने, उनको तो नींद नहीं आ रही है। खैर, तो हमने आज नींद का जो है मौजू भी रखा हुआ है, ख़ास तौर पर छोटे बच्चों की नींद का जो है मौजू रखा है। उसको मामूल पर लाना वालिदैन के लिए एक बहुत ज़्यादा मुश्किल जो है वो अमर होता है, मुश्किल काम होता है। अक्सर वालिदैन इस हवाले से परेशान रहते हैं। बच्चों को टाइम भी बहुत ज़्यादा दे रहे होते हैं, फिर भी अब सुबह काम करना होता है पेरेंट्स ने,
बच्चा जो है उसकी नींद नहीं वैसी होती है, फिर सारे तंग सो रहते नहीं हैं। रहा होता है बच्चा, रात होती है तो वह वैसे ही सुपर एक्टिव हुआ होता है। लेकिन बच्चे को पूरी एहतियात से नींद से बेदार करने से लेकर वक्त पर बिस्तर पर लेटाने तक का अमल जो है उनके आसान काम तो है नहीं। बतौर वालिदैन आपको इस बात का अंदाजा तो हो गई कि जब तक आपका बच्चा नहीं सोता तो आप खुद भी नहीं सोते। आप लोग कहते कि नहीं जब बच्चा सोएगा तो ही हम सोएंगे। नहीं, आप जरा सोचें कि नहीं बच्चा नहीं सोएगा, हम सो जाएंगे, वो सोने देगा आपको, वो नहीं सोने देगा। लेकिन इस सूरत हाल में वालिदैन को अब क्या लाहमल इख्तियार करना होगा, कौन से ऐसे टैक्टिक्स है जो कि वो यूज़ कर सकते हैं ताकि उनका बच्चा जो है टाइमली सोए और वो भी टाइमली सो सके। हाँ, और बच्चे को ये कैसे पता लगेगा कि ये सोने का टाइम है? इसमें क्या पेरेंट्स की ही जिम्मेदारी है कि उसकी ट्रेनिंग इस तरह से हो? बहुत छोटा बच्चा है तो उसको कैसे ये बताएंगे? हम बात करेंगे, हमारे साथ पेरेंटिंग कोच तारिक मौजूद है। महरीन, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। महरीन, बड़ा अहम मसला है बच्चों की नींद का। वो सबसे बड़ा मसला ये है कि पेरेंट्स के साथ मैच नहीं कर रही होती है। पहले तो हमें ये बताएं कि बच्चों की नींद होनी कितनी चाहिए और किस वक्त होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक बच्चों की नींद के बारे में बात की जाए तो एक छोटा बच्चा, जिससे कि आप टॉडलर बेबी कहते हैं, वो 11 से 13 घंटे की नींद मस्ट लेता है। अगर आप 5 से 12 साल की उम्र के बच्चों के बारे में बात करें तो वो 9 से 9.5 घंटे नींद लेते हैं। और अगर आप टीनेजर्स की बात करें तो वो 8 से 9 घंटे की नींद उनके लिए मस्ट है। टीनेजर्स के साथ हम लोगों के लिए भी 8 से 9 घंटे की नींद मस्ट है। और अगर हम ये नींद नहीं लेते हैं तो हमारे बॉडी में एक स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है जो अल्टीमेटली वेट गेन की तरफ जो है वो ट्रिगर करता है। तो नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी के लिए फंक्शन करने के लिए। तो आज इन टिप्स को डिस्कस करते हैं कि कैसे आप अपने नन्हे मुन्ने शैतान को जल्दी सुला सकते हैं ताकि आप भी टाइम से सोएं और सुबह ऑफिस के लिए फ्रेश उठ सकें। सबसे पहली चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी वो ये है कि आपने, जैसे मैं हमेशा हर शो में कहती हूँ, रूटीन बनानी है। रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए मेहनत आपने करनी है। अभी आप मॉर्निंग टाइम देखें, अगर तो स्कूल गोइंग बच्चा है तो ऑब्वियसली वो सुबह 7 बजे उठ रहा है। अगर वो 7 बजे उठ रहा है तो वो शाम 7 बजे लेज़ी हो और 8 बजे सो रहा हो, ये उसकी नींद होनी चाहिए। अगर आपका टॉडलर है बेबी, तो जाहिर है बेबी की नींद भी उस हिसाब से 11 से 13 घंटे की नींद लेनी है। तो आप इस चीज़ को माइंड में रखें कि 9 बजे मेरा बच्चा सो रहा होगा। आइडियल लगता है, मुझे पता है, लेकिन आज की टेक्निक्स के बाद वाकई पेरेंट्स इस चीज़ पे कर सकेंगे कि 9 बजे उनका मुन्ना सो रहा होगा और वो आराम से अपनी बाकी रूटीन्स और अपने आप को भी टाइम दे सकेंगे। सबसे पहली चीज़ कि हमें बच्चों की स्लीप रूटीन बनाने की ज़रूरत है। अभी आपके बच्चे के अगर नींद का टाइम आप लोगों ने रात 9 बजे रखा है तो रात 8 बजे से आपने उसको इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देना है। एक स्लीप इन्वायरमेंट और एक प्रोवोकिंग स्लीप इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ब्लू लाइट से उसको दूर कर दें। ब्लू लाइट हर स्क्रीन से निकलती हुई लाइट होती है, वो किसी भी किस्म की स्क्रीन हो सकती है, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, जो भी स्क्रीन है उसकी ब्लू लाइट है। और ब्लू लाइट जो है वो नींद को दूर करती है और आपको स्लीपलेसनेस कॉज करती है। इसीलिए हमें भी एज एडल्ट्स और बच्चों को भी सोने से 2 घंटे पहले आप स्क्रीन से दूर कर दें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि उसका ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें जहाँ पे आप मेक श्योर करें कि लाइट जो भी उसको अवेलेबल है वो वार्म लाइट हो, बहुत, या जो येलो लाइट्स आजकल बल्ब्स में भी आती हैं, वार्म लाइट हो, या फिर 0 वॉट बल्ब जो होते हैं वो उसके रूम में लगा हुआ हो, क्योंकि मोस्टली बच्चे पसंद नहीं करते कि उन्हें फुल अंधेरे में सुलाया जाए। तो आपने उसके एक तो वार्म बल्ब उसको प्रोवाइड करना है और कर्टन्स और शोर से उसका कमरा दूर होना चाहिए, आपका भी कमरा उसमें दूर होना चाहिए। 2 आवर्स बहुत ज़रूरी है। 2 आवर्स पहले आप घर के माहौल को ऐसा कर लें कि अब हम सोने लगे हैं, या सिर्फ उस बेबी के रूम को आप ऐसा कर दें कि हम सोने लगे हैं। उसके लिए बच्चे जो हैं, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, पेरेंट्स को आइडिया नहीं है कि हम अपने बच्चों को खिला क्या रहे हैं। इसका बहुत लिंक्ड है हमारी स्लीप रूटीन से। अगर बच्चा अपना शाम का खाना 7 बजे तक खा के फारिग नहीं हो रहा है और ठीक से खाना लेकर फारिग नहीं हो रहा है, तो या तो वो भूखा महसूस करेगा और वो सो नहीं पाएगा, या फिर वो बहुत फुल महसूस करेगा और उसको अनकंफर्टेबल हो जाएगा और उसको नींद नहीं आएगी। मेक श्योर कि आप अब खुद अगर कर सकते हैं तो इंटरनेट बेस्ट सोर्स है इन्फॉर्मेशन का, अपने बच्चों का डाइट प्लान बनाएं। अगर नहीं कर सकते तो अच्छे से अच्छे डाइटिशियन हमारे पास मौजूद हैं, आप उनसे कांटेक्ट करें और बच्चों का ऐसा न्यूट्रिशनिस्ट मील प्लान लें जिसमें कि वो फुल भी रहे और उसको इतना हंगर महसूस ना हो सोते हुए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आजकल के पेरेंट्स को पता होना बहुत ज़रूरी है
कि प्लीज़ 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 कैफ़ीन से अपने बच्चों को दूर रखें, स्पेशली 6 बजे के बाद। अगर आपको सुकून की नींद चाहिए तो शाम में कभी भी अपने बच्चे को ना मीठा ऑफ़र करें, ना कोला ऑफ़र करें, ना कोई एनर्जी ड्रिंक ऑफ़र करें, ना कैफ़ीन, ना टी, ऐसी कोई चीज़ ऑफ़र ना करें जिसके अंदर कैफ़ीन एलिमेंट है, क्योंकि कैफ़ीन भी जो है ना बॉडी को बूस्ट अप करता है, एनर्जी बूस्ट करता है, और वो सोने को तो कभी भी नहीं आएगा, उल्टा एक्स्ट्रा चार्ज हो जाएगा। वो पेरेंट्स की तरफ से ये शिकायत होती है कि उनके बच्चे सारा दिन सोए रहते हैं, बेशक मतलब रात में अगर इतना वो टूट के सोते हैं, तो दूसरा ये कि वो दिन भर भी सोए रहते हैं, और वो कुछ कोशिश करते हैं कि इस टाइम में ना सोएं, जैसे कि अगर 6-7 बजे ना सोएं शाम के, लेकिन वो उसी टाइम सो जाते हैं और फिर रात को जागते रहते हैं। इस मसले का हल भी बताइएगा सर। ये मसला एक्चुअली, ये सारी कमज़ोरी हमारी अपनी है। हम कहते हैं चलो ठीक है शाम में सो रहे हैं, हमें अपने काम करने को मिल रहे हैं, वो टाइम हम अपने लिए बचा लेते हैं। ये नेक्स्ट चीज़ यही है कि आपने बच्चों को नैपिंग नहीं करने देनी। अगर तो आपका बच्चा छोटा यानी 3 years to 5 years का बेबी है आपका, तो उसको आपने दोपहर के टाइम, जिसको हम दोपहर कहते हैं, 1 बजे से लेके 3 बजे तक आप उस बच्चे को नैप दें जो छोटा बच्चा है। जब हम 5 years से ऊपर बच्चे की बात करते हैं, जाहिर है वो स्कूल में भी होगा, और जाहिर है वो मतलब एक्टिविटीज़ और जो भी उससे ऊपर, आप टीनेजर्स बच्चे को भी ले लें, तो आपने सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट्स का उसको नैप देना है। वो आए, चेंज करे, आप उसको लंच करवाते हैं, वो लंच करके तो 20 मिनट्स के लिए वो नैप ले ले, वो नैप उसको बूस्ट कर देगा। कोई भी फिर आप फिजिकल एक्टिविटी उसको उसके बाद करवाएं। 20 मिनट से ज़्यादा आप बिल्कुल ना दें। यहाँ पर पेरेंट्स को सख्त दिल करने की ज़रूरत है कि कोई नहीं, मेरा लाल सो रहा है तो सोने दो, ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस तरह रूटीन्स नहीं बनती। रूटीन बनाने के लिए दिल कड़ा करना पड़ता है। 20 मिनट, और हम ग्रोन अप्स के लिए भी 20 मिनट्स पावर नैप अगर हमें दोपहर में मिल जाए तो बहुत ही टॉप वो चीज़ है और बहुत बूस्ट करेगी बॉडी को। जो नेक्स्ट चीज़ है, आप अपने बच्चे की ये चीज़ देखें कि क्या वो डे टाइम इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहा है जिसके अंदर उसकी जो एनर्जी है वो बर्न हो रही है। क्या कोई किसी किस्म की एक्सरसाइज कर रहा है जिसके अंदर फिजिकली वो हेड टू टो अपने मसल्स यूज़ करे। वो चीज़ उसके कार्डियोवैस्कुलर मसल्स को भी इम्प्रूव करेगी, साथ साथ उसके सारे मसल्स जो है ना फिर रेस्ट भी मांगेंगे। अगर आपका बच्चा थक नहीं रहा, स्क्रीन पे ही है, सोफो पे बैठा हुआ है, तो आप उम्मीद ना रखें कि जल्दी ही वो रूटीन बना लेगा। उसमें आपको मेहनत भी ज़्यादा ही करनी पड़ेगी। और तीसरी चीज़ ये कि आपने अपने बच्चे को जब रात की नींद आप दे रहे हैं, उससे पहले कोशिश करें कि रात की नींद का कोई एक रिचुअल रख लें। वो रिचुअल क्या हो सकता है कि आप उसको तिलावत पढ़ के सुना रहे हैं, सूरतें पढ़ के सुना रहे हैं, नात पढ़ के सुना रहे हैं, या आप डीप ब्रेथ एक्सरसाइज कर रहे हैं अपने टीनेजर्स के साथ, या टीनेजर्स के साथ आप ये कर सकते हैं कि बेटा आपका दिन कैसा गुजरा, आपको कोई ट्रबल तो नहीं है। क्योंकि अक्सर बच्चे अपनी कुछ सोचों में होते हैं, अपने छोटे छोटे मसाइल को लेके बैठे होते हैं और वो हल नहीं होते, तो वो नींद में भी नहीं जाते। तो उनकी बॉडी को शट डाउन होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके प्रॉब्लम्स को सुना जाए। तो आप अपने बच्चों को नींद के टाइम जब आपने लाइट डिम कर लिया है, तो या तो डीप ब्रेथ प्रैक्टिस करें बच्चों के साथ, या आप उनके साथ जो भी रिचुअल आप परफॉर्म करें, नात पढ़ें, तिलावत पढ़ें, या अगर आप म्यूज़िक लाइट कोई बिल्कुल स्मूथ म्यूज़िक सुनना चाहते हैं टीनेजर्स बच्चे, तो आप वो भी सुना सकते हैं। लेकिन बीइंग अ मुस्लिम बेटर है कि हम नमाज कुरान की तरफ जाएं और तिलावत पढ़ें, वो ज़्यादा बच्चे के लिए कामिंग होगा। जब वो काम होगा तो उसका सिस्टम शट डाउन होगा और फिर वो सोएगा। और सबसे अहम चीज़ कि क्लॉक बिल्कुल बच्चे के रूम में नहीं होनी चाहिए। वॉल क्लॉक हो या अलार्म क्लॉक हो, बच्चे के रूम में मत रखें, क्योंकि आपका बच्चा टाइम देखता रहेगा और उसे पैनिक क्रिएट होगा कि सोने का टाइम है, कब सोना है। एग्जैक्टली, ठीक है, बिल्कुल। महरीन, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप कर रही थी, और बड़ा ज़रूरी है बच्चों की जो नींद है उसको उस मुताबिक ही ढालना कि जिस मुताबिक आप चाह रहे हैं, और फिर उसके लिए एक माहौल देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अपनी भी नींद की बात करें, जब हम चेंज कर रहे होते हैं उसको 2-3 दिन मुश्किल होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको आदत होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि पेरेंट्स खुद भी लेट सो रहे थे, तो फिर वो बच्चे कैसे सोएंगे जल्दी। वो बच्चों को इस तरह से वो टाइम उसको उनका नहीं बनाते कि वो टाइम से सोएं और टाइमली उठें। पेरेंट्स की भी यहाँ पे बड़ी गलती होती है। पेरेंट्स को चाहिए थोड़ी सी एक्सरसाइज करें। छोटी सी टेक्निक्स हैं जो आपके साथ हमने शेयर की हैं, इन पे अमल करके देखें कि क्या वाकई बच्चे पे असर होती भी हैं या नहीं होती हैं, और अगर हो रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसको फिर आगे शेयर करते चले जाइए, ताकि बाकी पेरेंट्स जो परेशान हैं बच्चों की नींद के हवाले से, उनका भी ये मसला हल हो सके। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम
बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। अब हम कुछ बात करेंगे जो कि बड़ा ही एक टॉपिक है जो कि सबका इंटरेस्ट भी होता है, जिसमें हर कोई कंसर्न भी होता है अपनी स्किन को लेके, खास पर क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो स्किन के हवाले से बहुत ज़्यादा हर कोई कंसर्न है। औरतें हो जाएं, मर्द हो जाए, सब लोग अपनी स्किन को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि अच्छी स्किन जो है और हेल्दी स्किन जो है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और उसको कैसे हम जो है अपनी स्किन को ब्यूटिफाई कर सकते हैं। आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। क्या हम एक तो हम ये समझते हैं कि शायद हर मौसम में क्या हम एक ही जो प्रैक्टिस हमने रखी हुई है क्या उसी को रखना चाहिए, या फिर मौसम के लिहाज से हमें अपनी जो प्रैक्टिस है जो हम केयर कर रहे होते हैं, चंद लोग जो केयर कर रहे होते हैं उनको क्या करना चाहिए, दूसरे लोग जो किसी भी मौसम में केयर नहीं कर रहे होते उनके लिए कितनी मुश्किल बन सकती है और हर मौसम का कितना ज़्यादा किरदार होता है इसमें। और दूसरा ये कि हम जिस तरह से हम देखते हैं कि हम एक दूसरे की स्किन को नहीं देखते, हम अपनी स्किन को टाइप को नहीं देखते कि ये कौन सा टाइप है, हम दूसरों की स्किन को देख के जो वो इस्तेमाल करें तो चीज़ें हम कहते हैं हम भी ये इस्तेमाल कर लें। इसके साथ साथ ग़िज़ा कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपने अपनी स्किन को बेहतर करना है, अच्छा करना है। इस सारी सूरत हाल आप देख लें हमारे सामने कि हम लोग अपनी स्किन को किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। हमें आज जानना है कि हम अपनी स्किन को बेहतर कैसे कर सकते हैं। कॉस्मेटोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं सहरिश जावेद। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बताइए क्योंकि मौसम अब चेंज हो रहा है तो हमें अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखना है चेंजिंग जो वेदर है इसके हवाले से? मौसम क्योंकि जी आ रहा है अब सर्द और उसके हिसाब से खुश्की जो है वो जिल्द पे बढ़ जाती है। तो बेसिकली जो समर्स में हम चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं उसी तरह हम विंटर्स में भी हमें वही चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन होता ये है कि हम पानी का इस्तेमाल बहुत कम कर देते हैं, ताज़ा फलों का सब्जियों का इस्तेमाल बहुत कम कर देते हैं क्योंकि ठंड बहुत लग रही होती है और प्यास नहीं लगती है, उसकी उसे पानी नहीं पीते तो जिल्द भी खुश्की की तरफ जाती है। बाकी जो स्किन केयर का इस्तेमाल है उसमें फेस वॉश, सनब्लॉक, मॉइस्चराइजर, ये 3 बेसिक चीज़ें हैं जो हर उम्र के लोगों को इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है सरिश, एक मसला यह है कि मौसम बदल रहा होता है, हम बाकी चीज़ों की केयर कर रहे होते हैं, अपनी खुराकें भी तब्दील कर रहे होते हैं, अपने कपड़े भी तब्दील कर रहे होते हैं, लेकिन हम अपनी स्किन पर शायद उतना ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। इससे नुकसान क्या होता है? और फिर आपने वो भी बताना है कि जब स्किन के मसाइल हमारे सामने आ जाते हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए? होता वो यही है कि हम लोग गर्म ग़िज़ाएं ज़्यादा खाना शुरू हो जाते हैं सर्दियों के मौसम में, जिसकी वजह से जिल्द में खुश्की बढ़ती है। और जैसे हम स्किन केयर गर्मियों में कर रहे होते हैं कि सुबह भी उठ के मुंह धो रहे हैं और प्रॉपर स्किन केयर कर रहे हैं, रात में भी कर रहे हैं, सर्दियों में ठंड की वजह से हमारे मुल्क में थोड़ी ये चीज़ मैंने देखी है कि लोग उस चीज़ में थोड़ी सी लेजीनेस ले आते हैं, लापरवाही भी ले आते हैं और उसकी वजह से मसाइल ये पैदा होते हैं कि जब जिल्द खुश्क होती है तो उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर सुर्खी या दाने या ये चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं, पिगमेंटेशंस आना शुरू हो जाती हैं। और क्योंकि हमने उस तरीके से स्किन केयर नहीं फॉलो करनी होती जैसे हम मौसम सरमा में कर रहे होते हैं, मौसम गर्मा में कर रहे होते हैं, तो उसका इफेक्ट जो है वो एट द टाइम तो इतना फील नहीं होता, लेकिन महीना 2 महीने गुजरने के बाद वो चीज़ें नजर आती हैं। तो उसका तरीका यही है कि आप थोड़ी सी मेहनत करें और थोड़ा सा उस खौफ को निकालें जो सर्दी का है, उसको बर्दाश्त करें और अपनी स्किन केयर को फॉलो रखें और पानी बहुत ज़्यादा पिएं। अच्छा सहरिश, यहाँ पे ये भी बताइएगा कि बहुत सारे लोगों को कंप्लेन होती है या तो पिंपल्स उनको बहुत ज़्यादा स्किन पे निकल आते हैं या फिर एक्ने का इशू वगैरह हो जाता है, इनकी रीजंस क्या हो जाती हैं और इनके सोल्यूशन क्या हैं, ये भी बताइएगा। ख़वातीन में तो सबसे बड़ी चीज़ देखी गई है वो तो हार्मोन्स की रीजंस होती है, मर्दों में भी इसी तरह से आ जाता है। फिर ये कि जिनकी ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन टाइप होती है उनमें ये इशू ज्यादा आता है। तो सबसे पहले कि अपना हार्मोन चेक करवाएं किसी कंसल्टेंट से, डॉक्टर से डिस्कस करके इस चीज को। ये नहीं कि किसी ने कोई टोटका बताया कि एक्ने के ऊपर जी इलाज लगा लें, अक्सर चीजें उससे खराब हो जाती हैं। फिर ब्यूटी क्रीमों के इस्तेमाल से जो गैर मयारी ब्यूटी क्रीम है जिसमें स्टीरॉइड्स हैं उनकी वजह से ये चीजें आती हैं। खुराक का ऐसा एक्ने में इतना बड़ा ताल्लुक नहीं होता है, लेकिन ये कि जिन लोगों में टेंडेंसी होती है उनको कुछ चीजें फिर अवॉइड करनी पड़ती हैं। और उसका सोल्यूशन एक तो पहली चीज ये कि अपना जो अंदर का जो रूट कॉज है उसको डिस्कवर करें कि वो क्या है, ताकि उसको ट्रीट किया जा सके। और फिर जो एक्ने की ट्रीटमेंट है, जैसे हमारे सेटअप पे जो है वो हम लोग टॉपिकल चीजों के अलावा हम लोग उसमें फेशियल्स और लेजर और इन चीज़ों का पील वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा सहरिश, ये चीज़ें तो हो गई, लेकिन खुराक का कितना ज़्यादा इसमें अमल दखल है? खुराक के थ्रू हम किस तरह से अपनी स्किन को बेहतर बना सकते हैं? खुराक में ये कि हम जिन चीज़ों में एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा,
जो हमारे जिस्म में चीज़ें ऑक्सीडेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, हम ज़रा सॉल्ट ले रहे होते हैं, नमक ले रहे होते हैं, नमक की वजह से चीज़ें इकट्ठी होती हैं। और एंटीऑक्सीडेंट्स उन चीज़ों में, ग़िज़ाओं में ज़्यादा होते हैं, जैसे तुष्ट ग़िज़ाएं होती हैं। फलों को ले लें, उसमें आपके पास एप्रिकॉट है, खुबानी है, अब क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं तो मौसमियाँ, कीनू, ये चीज़ें आ रहे हैं। इसके अलावा अगर सब्जियों में ले लें तो टमाटर हैं, लीमू है। इसके अलावा सब्ज पत्तों वाली जो चीजें हैं, जो सब्जियां हैं, उनका इस्तेमाल ज्यादा खुराक में रखें। अनार का इस्तेमाल ज्यादा रखें। अच्छा, ठीक है। सहरिश, हमें बच्चों के हवाले से भी बताइएगा, हमें बच्चों की स्किन के हवाले से कितना कंसर्न होना चाहिए, और हम आमतौर पर आप क्या देखते हैं कि हम बच्चों के हवाले से इतने सेंसिटिव होते हैं कि उनकी स्किन का भी ख्याल रखें, बस सब जो कर रहे होते हैं वही करते रहते हैं नॉर्मली? बच्चों को सबसे पहले तो बॉडी को जो है वो मॉइस्चराइज करना, जिसमें चेहरा भी ज़रा शामिल होता है, और सन ब्लॉक की आदत डालनी चाहिए। हमारे मुल्क में एक तो वर्जिश और सन ब्लॉक की 2 चीज़ों की आदत नहीं डाली गई होती है। फिर जैसे प्री टीन्स का टाइम आता है, 9 से 11 साल, 12 साल की उम्र में, उसमें बच्चों को कोई माइल्ड क्लेंजर जो उनकी स्किन के हिसाब से हो, और साथ सन ब्लॉक, मॉइस्चराइजर, ये 3 चीज़ें, यही शुरू में मैंने बात की कि ये 3 चीजें हर उम्र के लोगों के लिए जरूरी हैं। अच्छा। और उन उम्र के हिसाब से, स्किन के हिसाब से, प्लस एक्टिविटी के हिसाब से, अगर कोई बच्चा बास्केटबॉल में है या कोई स्विमर है या कोई इंडोर एक्टिविटी करता है तो सन ब्लॉक भी फिर उस हिसाब से इस्तेमाल किया जाए। अच्छा सहरिश, कुछ लोग जो है वो सुनकर के जी ये 4 क्रीमें जो है मिक्स करके लगाएं तो आप जी गोरे हो जाएंगे, फलां हो जाएगा, आपकी स्किन जो है वो बड़ी अच्छी हो जाएगी, कितनी खतरनाक हो सकती है? ये खतरनाक इतनी है कि अगर आप इनका, होता ये है कि 3-4 दिन के इस्तेमाल के बाद रिजल्ट ऐसे आते हैं कि लोग उसका इस्तेमाल बाकायदगी से स्टार्ट कर देते हैं। और की आप बात कर रहे हैं, वो मिक्सचर जो है वो ही हमारे बिजनेस बढ़ाता है, क्योंकि 1 महीने के इस्तेमाल के बाद समझें कि अगले कुछ साल आपने सिर्फ डॉक्टर के पास जाना है। जिल्द पतली हो जाती है, खून की नालियां नुमाया होती हैं, छाइयों का मसला बन जाता है, जिल्द जल जाती है। बेसिकली आप लो क्वांटिटी में तेजाब का इस्तेमाल अपने चेहरे के ऊपर करें, जो मैं अपने क्लाइंट्स को आम अल्फाज में, सादा अल्फाज में समझाती। ठीक है सहरिश, इन सारे मसाइल के साथ जब मौसम तब्दील हो रहा होता है, ख़ासतौर पर जब सर्दियां आ रही होती हैं और फिर सर्दियां आ भी जाती हैं, बालों के मसाइल जो हैं वो भी जन्म ले रहे होते हैं, लोग बड़े परेशान रहते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? बालों के लिए अगेन थ्रू आउट द ईयर जो है, पूरा साल आप अगर केयर कर रहे हैं तो सर्दियों में उसकी सुस्ती ना करें। उसमें सीरम्स अगर आपके बालों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से है ना, कि अगर आपके बाल पतले हैं तो आप उस तरह का शैम्पू इस्तेमाल करें, अगर गिर रहे हैं तो उसके मुताबिक शैम्पू इस्तेमाल करें, लेकिन किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके, किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएं, उससे कंसल्ट करके मेडिकेटेड चीजों का इस्तेमाल करें। देखा देखी या जैसे स्पॉन्सर्ड एड्स आजकल बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं और इतने वो कैची होते हैं कि हम वो देख के चीजें खरीद लेते हैं, इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, और अगर कुछ छूट कर जाती है तो फिर उसके ऊपर कायम रहें। ठीक है। अच्छा सहरिश, एक और बात ये है कि जैसे आपने छाइयों की बात की कि छाइयाँ पड़ जाती हैं, इनकी उन क्रीम्स के अलावा और क्या रीजंस हो सकती हैं और इनको ख़त्म कैसे किया जा सकता है? छाइयों की एक रीजन क्रीमों के अलावा जो है वो स्ट्रेस भी है, वो चाहे फिजिकल स्ट्रेस हो या मेंटल स्ट्रेस हो, जेनेटिक भी चीजें होती हैं, फिर सन डैमेज की वजह से भी ये चीजें पड़ जाती हैं। खत्म करने का छाइयों का तरीका वो ऊपर से सिर्फ नहीं होता है, अंदर से बेसिकली खून की नालियां इस तरीके से बन जाती हैं कि वो पिगमेंटेशन कॉज करना शुरू, दाग धब्बे बनाना शुरू कर देते हैं, स्याही आ जाती है। तो उसका ट्रीटमेंट ये कि डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं और वहाँ पे लेजर ट्रीटमेंट्स हम लोग करते हैं, जो अंदर की चीज़ है उसको खत्म करते हैं। फिर आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से भी दाग धब्बे और छाइयाँ जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। तो अपने टेस्ट करवा के रखें, आपको पता होना चाहिए आपकी बॉडी में किस किस्म की डेफिशिएंसीज हैं। सप्लीमेंट्स उसके लिए साथ एडवाइस दिए जाते हैं अगर किसी चीज़ की डेफिशिएंसी आ रही हो तो। ठीक है सहरिश, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे ध्यान से आप बात कर रही थी और कैसे अपनी स्किन को बेहतर रखा जा सकता है उस हवाले से बता रही थी। हम आगे चलेंगे क्योंकि मौसम की तब्दीली की कुछ बात हो रही थी, तो शहर कायद के मौसम की बात कर लेते हैं। आइंदा 5 रोज़ के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में 14 से 16 सितंबर के दौरान मौसम शदीद गर्म भी रह सकता है। अच्छा, इस दौरान जो है समंदरी हवाएं मुअत्तल और गर्म हवाएं चल सकती हैं, जबकि दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री तक रहने का भी इम्कान जाहिर किया गया
आया है। लेकिन अगर हम बात करें इसके अलावा अगर हम पंजाब की, तो पंजाब की सूरत हाल जो डिफरेंट है थोड़ी, मौसम जो है वो काफ़ी बेहतर था, जिस तरह से कहा गया था कि अब स्पेल जो है उसमें एक दिन के बाद दोबारा से 1-2 दिन के बाद दोबारा नया स्पेल भी शुरू होगा। हाँ, और महकमा मौसमियात का बताना है कि इस वक्त हवा का कम दबाव राजस्थान पर मौजूद है, जबकि एक और हवा का कम दबाव खलीज बंगाल में बन चुका है। महकमा मौसमियात ने बताया कि खलीज बंगाल में बनने वाले हवा के कम दबाव की शिद्दत ज़्यादा है, जिसके बायस 16 से 18 सितंबर के दौरान शहर कायद की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर बारिश का इम्कान भी मौजूद है। कराची का मौसम कैसा रहेगा आइंदा दिनों में बात करेंगे। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद है। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। गर्मी पड़ने वाली है कराची में आइंदा चंद रोज़? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। एक्चुअली जब हवा का कोई कम दबाव सेंट्रल इंडिया से होता हुआ राजस्थान वगैरह या गुजरात पे पहुंचता है, इंडियन गुजरात पे, तो फिर उसके नतीजे में सी ब्रीज सस्पेंड हो जाती है। आजकल भी सी ब्रीज कोई ख़ास नहीं चल रही, जो गो के डायरेक्शन तो सी की तरफ से है लेकिन स्पीड उतनी नहीं है। तो आगे चल के ये 14 से 16 खासकर अगले 3 से 4 दिन जो है उसमें ज़्यादा इम्कान है गर्मी पड़ने का। उसकी वजह यही है कि विंड डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, सी ब्रीज के बजाय ये आएगी शुमाल मशरक़ या शुमाल से, तो ज़ाहिर है गर्म और रेगिस्तानी हवाओं इलाके की हवाएं आएंगी कराची के ऊपर, तो उसके नतीजे में टेम्परेचर बढ़ जाएगा। फिर तो ऐसे दिख रहा है कि 38 से 40-41 में किसी दिन ये रेंज रहेगी। जी अच्छा सरदार साहब, मुल्क के दीगर जो हिस्से हैं उनका मौसम कैसा रहेगा उस बारे में बताइएगा। देखिए जो नॉर्थ ईस्ट पंजाब है आपका, जैसे ये लाहौर और फैसलाबाद और ऊपर सियालकोट नारोवाल जो मॉनसून की कोर बेल्ट होती है, तो उसमें आई थिंक कि वो जो स्पेल चल रहा था वो एक आज है कुछ किसी जगह में स्कैटर्ड, और उसके बाद फिर वहाँ ख़त्म हो जाएगा ये सिलसिला। और अगले 4-5 दिन तक ऐसे लग रहा है कि वक्फा होगा बारिश का उधर नॉर्दर्न एरियाज़ में। अलबत्ता इधर सिंध की तरफ थरपारकर डिस्ट्रिक्ट और बदीन वगैरह की तरफ आइसोलेटेड कोई हो सकती है अगले 2-3 दिनों में के दौरान, लेकिन उसके बाद जब ये डिप्रेशन मूव करता हुआ सेंट्रल इंडिया पे और राजस्थान वगैरह पे पहुंचेगा तो फिर पूरे सिंध में और साउथ पंजाब में अच्छी बारिश। अच्छा ठीक है सरदार सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से अपडेट और मौसम के हवाले से बताया कि कराची में तो गर्म मौसम रहेगा और 38 से 40 डिग्री तक जो है जा सकता है, मतलब गर्मी पड़ सकती है, दर्जा हरारत जा सकता है। और बाकी अगर हम बात करें नॉर्थ की बात करें, जिस तरह से उन्होंने बताया यहाँ पर भी 4-5 दिनों का गैप मौजूद है। और अब हम बात करेंगे क्रिकेट की। बिल्कुल इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम जो है 18 बरस बाद हफ्ते के रोज़ पाकिस्तान पहुंच गई थी। और अच्छी खबर ये भी है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड क्रिकेट स्क्वाड्स की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आ गई है और वो ट्रेनिंग जो अपनी कर रहे हैं। हाँ, और दोनों टीमें आज शाम 4:30 बजे पिंडी स्टेडियम में ट्रेनिंग करेंगी और T20 और वनडे सीरीज़ के लिए हम बात कर रहे हैं। टीम यहाँ पर आई है और ODI के लिए बात करें तो ऑनलाइन फ़रोख्त भी टिकट्स की शुरू हो गई है और जिनकी कीमत जो है 500 से 3000 रुपये मुकर्रर की गई है। PCB की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद ही टिकट खरीदने के अहल होंगे और आने के भी स्टेडियम में अहल होंगे। टिकट लेते और स्टेडियम में दाखिले के वक्त तक उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी आपके साथ होना बहुत ज़्यादा लाजमी होगा और एलामिया के मुताबिक असली शनाख्ती कार्ड भी हमराह लाना लाजमी होगा। ये चीज़ें होंगी तो फिर और सबसे अहम चीज़ आज जो होने जा रही है वो मुतवक्के यही है कि रमीज़ राजा साहब नए चेयरमैन जो हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हो जाएंगे, उनका इंतखाब हो जाएगा। और उनके इंतखाब से पहले ही मोहम्मद हफीज़ पर जो है एक दफ़ा फिर थोड़ी सी हम कहें कि बिजली गिरी है या फिर उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्ट किया है और कुछ कहा जा रहा था कि वो नाराज़ भी हैं। तमाम तर मामलात पर हम गुफ्तगू करेंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्ज़ा इकबाल बेग अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर सबसे पहले तो न्यूजीलैंड की टीम आ गई है, ठीक है टीम आई है, कैसी टीम आई है न्यूजीलैंड की और पाकिस्तान की कितनी बड़ी कामयाबी है कि चलें जैसी भी टीम आई है कम से कम टीम को लाने में कामयाब हुए हम। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर हमजा और इकरा आपको भी। और अगर देखा जाए तो टीम तो चले न्यूजीलैंड की आ गई। आपको याद होगा 2002 में जब न्यूजीलैंड की टीम आई थी तो कराची में उस 5 स्टार होटल के बाहर धमाका हो गया था मई 2002 में स्टीफन फ्लेमिंग की कप्तानी में, जिस दिन टेस्ट मैच होने जा रहा था और फिर मजबूरन जो है वो टीम वापस चली गई, टेस्ट मैच मनसूख हो गया। फिर उसके बाद 2003 में दोबारा आई न्यूजीलैंड की टीम, पाकिस्तान में वनडे वगैरह खेली, लेकिन अब 18 साल के अरसे के बाद
कीवी टीम का पाकिस्तान आना हमजा मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी खुशाइन बात है। हालांकि उनके टॉप के क्रिकेटर्स नहीं है, बेशतर क्रिकेटर्स IPL में हिस्सा ले रहे हैं और फिर बाकी जो है वो वर्ल्ड कप T20 की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो उनकी टीम आई है यकीनन न्यूजीलैंड की टीम है। लेकिन एक जो है ब्लंडर हो गया है हमजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पे लोग हैं कि DRS को वो शामिल करना भूल गए, जिसकी वजह से जो वर्ल्ड कप सुपर लीग है 2023 का जो वर्ल्ड कप होगा उसके सुपर लीग के मैचेस में नहीं होंगे ये 3 वनडे। तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये तो यकीनन पूछगछ करनी चाहिए रमीज राजा को कि इतना बड़ा ब्लंडर आपको पता था कीवी टीम आ रही है, दुनिया में कहीं नहीं होता। अब ये तौजी पेश कर रहे हैं कि जनाब तीनों जो DRS चलाने वाली कंपनीज हैं वो IPL में चली गई, तो आप क्या सो रहे थे? आप किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं? आप प्रोफेशनल लोग हैं, आपको हर खबर पर हर चीज पर नजर रखनी होती है। तो मेरे ख्याल में इस ब्लंडर का रमीज राजा को नोटिस लेना चाहिए। लेकिन बहरहाल अगर आप हमजा आप जिस तरह से कह रहे थे कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान की टीम के लिए सख्त जान हरीफ साबित होगी कीवी टीम, क्योंकि वो बांग्लादेश से आ रहे हैं, हालांकि वो सीरीज वहाँ हार गए लेकिन उन्हें थोड़ा सा एशियाई विकेटों का वहाँ तजुर्बा हुआ है और यहाँ रावलपिंडी में जब 17 सितंबर को मैदान में उतरेंगे तो यकतरफा मुकाबला आप नहीं कह सकते, सख्त जान हरीफ साबित होगी वो टीम। यकीनन दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन मिर्जा साहब अगर हम बात करें DRS जो टेक्निक की आप बात करें, अगर ये नहीं होगी इससे कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है मैचेस को? देखिए DRS तो ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है इकरा और डिसीजन रिव्यू सिस्टम है ये, और ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई। पहले भारत इसकी मुखालफत कर रहा था लेकिन फिर ICC ने इसको मैंडेटरी करार दे दिया कि जहां पर भी मैचेस होंगे वहां, तो इससे वो एक चार्म खत्म हो जाएगा कि जो रिव्यू लेते थे कप्तान के भाई हम ये बैट्समैन आउट है, अंपायर ने नॉट आउट करार दिया, तो वो चार्म जो है वो खत्म हो जाएगा। और अब तो ये नेसेसिटी बन गई, जरूरत बन गई है DRS जो है। यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है ये। ठीक है मिर्जा इकबाल बेग साहब, मोहम्मद हफीज़ का मामला बहुत संजीदा है। आपने उनको टीम में रख लिया, उसके बाद ऐसी सिचुएशन बना दी कि शायद वो खुद ही नाराज़ होकर चले जाएं। यूनुस खान का इंटरव्यू याद आ गया जिसमें वो कह रहे थे कि मुझे भी मोहम्मद हफीज़ का हवाला दिया गया था। फिर हम सरफराज को देखें, रिसेंटली शुएब मलिक को भी हम देख लें, हमने ये हालात देखे हैं होते हुए। और क्या वाकई मोहम्मद हफीज़ जितने नाराज़ हैं, कहा जा रहा था कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, आपके इल्म में है ऐसा कुछ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? देखिए आज पहले रमीज राजा 11 बजे आज के लगभग जो है वो चेयरमैन मुंतखब हो जाएंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अनअपोज, और फिर उसके बाद आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। अब देखना ये है कि हफीज, मुझे नहीं लगता कि आज हमजा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, और मुझे लग रहा है कि रमीज राजा के चार्ज संभालने से पहले ही मामलात इस तरह से बिगाड़ दिए गए, या तो जानबूझकर बिगाड़े गए या खुद ब खुद बिगड़ गए कि रमीज राजा पे सारा मलबा आकर गिर रहा है। अब रमीज आज जब अथॉरिटी के साथ आएंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से, उन्हें देखना होगा। मोहम्मद हफीज का जहां तक मामला है हमजा, उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो पिछला रिजीम था उन्होंने खुद NOC दिया था। वसीम खान जो CEO है उन्होंने NOC दिया था उन्हें कि 18 सितंबर को वो वापस आए, क्योंकि 25 सितंबर से T20 सीरीज पाकिस्तान न्यूजीलैंड की शुरू होगी और हफीज सिर्फ T20 खेल रहे हैं। इसी तरीके से इमाद वसीम को भी 18 सितंबर तक NOC दिया गया था क्योंकि वो भी T20 खेल रहे हैं। तो इमाद वसीम को नहीं बुलाया, हफीज को भेज दी गई मेल कि आप 12 सितंबर को आ जाए, जिसकी वजह से वो नाराज है। बात हफीज की सही है कि दोहरा मयार क्यों है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, तो मामलात सही तरीके से चल नहीं पा रहे। और आपको याद होगा गुज़िश्ता बरस जब पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड के दौरे पर जा रही थी तो मोहम्मद हफीज का जो कोविड टेस्ट था वो पॉजिटिव आया। जब उन्होंने लाहौर की एक लैब से कराया तो वो नेगेटिव आया। तो PCB के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान बड़े चरागपा हुए कि इससे हमारी बदनामी। तो मामलात पहले से गंभीर थे, पहले से मामला जो थे वो दुरुस्त नहीं थे, लेकिन अब रमीज राजा पे मलबा डालना, लोग कनेक्ट कर रहे हैं उसको, तो मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है। आज देखते हैं चार्ज लेने के बाद वो किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्या अपने प्लान बताते हैं। सर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी कोच के नाम का ऐलान भी हो सकता है? बहुत मुश्किल है हमजा, अभी तो आज पहला दिन है रमीज का। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की मीटिंग के बाद वो चेयरमैन का ओहदा संभालेंगे, लेकिन बातचीत जरूर जारी है बैकडोर से गैर मुल्की कोच के लिए। और पीटर मोज जो इंग्लैंड के हैं वो उनके लिए कहा जा रहा है कि उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। तो हो सकता है T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान एक गैर मुल्की कोच ले आए। ये तो इंटरम कोचेज हैं, अबूरी कोचेज हैं, सकलैन मुश्ताक और अब्दुल रज़ाक। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन रमीज राजा की जो थिंकिंग है, जो मुझे अंदाजा है कि वो गैर मुल्की कोच के लिए जाएंगे।
अच्छा मिर्जा साहब, लेकिन आप पॉजिटिव चेंजिंग्स क्या देख रहे हैं अगर रमीज़ राजा साहब जिस तरह से चेयरमैन पीसीबी का आज ओहदा संभाल लेते हैं उसके बाद? देखिए, मस्बत तब्दीलियां तो ये होंगी कि एहसान मानी साहब का 3 साला दौर जो था वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इतना अच्छा नहीं था। वो कहते हैं कि गैर मुल्की टीमें आई, इसमें कोई शक नहीं गैर मुल्की टीमें आई, लेकिन गैर मुल्की टीमों के आने का सिलसिला नजम सेठी साहब के दौर में शुरू हो गया था। वर्ल्ड 11 आई थी, PSL के फाइनल हुए। ठीक है, इस क्रिकेट बोर्ड की एफर्ट्स को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरीके से डोमेस्टिक क्रिकेट का बेड़ा गर्क हुआ, जिस तरीके से कंट्रोवर्सीज ने जन्म लिया एहसान मानी साहब के दौर में, वो दौर जो है क्रिकेट का कोई इतना अच्छा दौर नहीं कहा जाएगा। और वसीम खान साहब को बर्मिंघम से इंपोर्ट करके लाया गया, जो पाकिस्तान के कल्चर से नावाकिफ थे, उनका फरवरी में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें हुई। रमीज से ये तवक्को की जा रही है, एक तो वो क्रिकेटर है इकरा, और ये चौथे क्रिकेटर हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सदारत संभालेंगे। इससे पहले अब्दुल हफीज कारदार, फिर जावेद बरकी, और अब से कुछ अरसा कबल एजाज भट्ट जो थे वो चेयरमैन रहे क्रिकेटर। तो रमीज चूंकि पढ़े लिखे, MBA किया हुआ है, दुनिया भर में क्रिकेट कवर करते रहे और उनके कनेक्शंस भी हैं, ताल्लुकात भी हैं, तो तवक्को की जा रही है कि बेहतरी आएगी। अब देखते हैं, परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। अभी से उनके तरफ गोलाबारी करना मुनासिब नहीं है। अभी उनको आने दें, काम करने दें, फिर पता चलेगा। लेकिन तवक्कुआत बहुत है रमीज राजा। अच्छा सर, पीटर मूर्स का आपने जिक्र किया है और वसीम अकरम साहब भी मतलब कह चुके हैं कि बड़े बेहतरीन कोच हैं, और उन्होंने भी उनका तस्करा किया, जिससे लगता है जिस तरह से मोहम्मद वसीम अकरम साहब के तरफ से कहा जाता है कि चलाए जाते हैं कि तकरीबन 90% शायद ये तय हो गया होगा। उनके करियर के हवाले से हमें थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि गैर मुल्की जब कोच आता है कभी बहुत अच्छा हमारे साथ एक्सपीरियंस हो जाता है, हम बॉब वुलमर को आज तक याद करते हैं, कभी हम कहते हैं शायद हमारे कुछ अच्छे प्लेयर्स को साइड पर भी कर दिया गया था। केविन पीटरसन से इनकी लड़ाई रही है, केविन पीटरसन को अपनी कप्तानी तक छोड़नी पड़ी थी, और क्या बेहतरीन बैट्समैन थे, और फिर हमने केविन पीटरसन का करियर भी देखा। पाकिस्तान के पास भी इस वक्त उभरते हुए सितारे हैं, इनके करियर को ज़रा पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ भी मुवाजना कीजिएगा, कोई मुश्किलात तो नहीं हो जाएंगी हमारे स्टार्स के लिए? देखिए हमजा, पीटर मूस का जो असल तनाज़ा था वो एंड्रयू स्ट्राउस के साथ था, जो उस वक्त इंग्लैंड के कप्तान थे। केविन पीटरसन की बात कर रहा हूँ। केविन पीटरसन का असल तनाज़ा एंड्रयू स्ट्राउस के साथ था, जो उस वक्त इंग्लैंड के कप्तान थे। पीटर मूस के बारे में कहा जाता है सख्त मिजाज है और डिसिप्लिन पे बड़ा कंसंट्रेट करते हैं। अब पाकिस्तानी किस तरीके से उनके साथ एडजस्ट करते हैं ये भी देखना होगा। जिस तरह मिकी आर्थर भी डिसिप्लिन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, बाद में उन पे इल्जाम लगने लगा कि 1-2 खिलाड़ियों को उन्होंने अपना मुंह बोला बेटा मिकी आर्थर ने, जिसकी वजह से मामला। क्योंकि जब गैर मुल्की कोच आता है तो ये तवक्को की जाती है कि वो फेवरेटिज्म से हटकर, नेपोटिज्म से हटकर काम करेगा। तो पीटर मूस चूंकि गोरे हैं और इंग्लैंड के साथ काम कर चुके हैं, तजुर्बा तो है उनको, क्वालिफाइड कोच है, इंग्लिश काउंटी की भी कोचिंग कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल में उनको आने दे, आकर देखते हैं। अभी तो डिसाइड ही नहीं हुआ। और जिस तरह वसीम अकरम की बात की हमजा आपने, तो पहले हम कह रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट को 3 W चला रहे हैं, मोहम्मद वसीम, वसीम अकरम और वसीम खान। अब मोहम्मद वसीम की चले, लगता है चले जाएंगे, और वसीम खान की भी जो किश्ती जो है वो डावाडोल हो रही है। तो वसीम अकरम जो है, जिनको खुद प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हमने पंजाब में वसीम अकरम प्लस को लगाया हुआ है, उस्मान बुज़दार को, तो जब वसीम अकरम प्लस वहाँ है तो वसीम अकरम खुद क्या होंगे। लगता है ये पसे पर्दा पीछे बैठकर वो शॉट्स जरूर खेल रहे हैं, उनकी ओपिनियन जरूर शामिल होती है वसीम अकरम की। बिल्कुल ठीक है। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे से आप बात कर रहे थे और सीरीज़ का आगाज़ होने वाला है, और ये सीरीज़ ख़ास तौर पर T20 सीरीज़ जो होगी वो भी बड़ी अहम होगी T20 वर्ल्ड कप के लिए। और अभी पाकिस्तान के पास कोई मुस्तकिल कोच मौजूद नहीं है। आज रमीज़ राजा साहब क्या सोच लेकर आएंगे वो भी ऐलान कर देंगे, जो कि पता लगेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट की समत तो क्या बहुत होती है। ज़्यादा हैं, तो उम्मीद करेंगे कि वो जो है पॉजिटिव चेंजिंग लेके आएँ, ताकि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो बहुत ज़्यादा डावाडोल और इतने अरसे से है वो थोड़ी ठीक हो, जो बेहतरी की तरफ जाए। और शायद पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बेहतर रमीज़ राजा साहब ही इंटरनेशनल क्रिकेट को समझते हैं, और इस पर सबका इत्तेफाक, सब मानते हैं इस बात को। खैर, हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।